तो बहुत सारे बच्चे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को स्किप करके जाते हैं। तो बच्चों बस मैं यही चाहता हूँ कि आज के मैराथन में ईसीआईपीएल का पार्ट 2 मेरे ख्याल से 2-3 दिन में होगा। कीर्ति मैम कराने वाली है, वो आप डीजीसी के ऑफिस में कॉल करके फोन पूछ लीजिएगा। हमारे सारे स्केड्यूल रेडी हैं। हाँ जी बच्चों, तो जो पहला टॉपिक मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ बच्चों, द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू बिगिन विथ यू टुडे इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। चलिए बच्चों, तो हम लोग फेमा से शुरू करेंगे। विल बिगिन विथ फेमा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करें। हाँ जी, चल भी बिगिन। वेट करना है अपने बच्चों का कि हमारे स्टूडेंट्स आए एंड देन वी स्टार्ट। मैंने ग्रुप पे मैसेज तो डाल दिया है सबको। चलिए बच्चों, दैट्स नाइस। चलिए बच्चों, तो सारे लोग मेरी तरफ देखिए। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सबसे पहले बच्चों फेमा का ऑब्जेक्टिव समझिए कि फेमा को किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। आप सबको पता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंडिया में आने के पहले हम फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज नहीं करते थे बच्चों, हम क्या करते थे, वी यूज टू रेगुलेट। तो फेमा जो है, इंडिया में आने के पहले हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को क्या कर, फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में क्या करते थे, मैनेज नहीं करते थे बच्चों, हम इसको रेगुलेट करते थे। हमको ना प्रॉब्लम थी, हम चाहते थे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ ही ना। हम बोलते थे कि हम सिर्फ क्या करेंगे, वी वुड जस्ट एक्सपोर्ट। हम क्या करें, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे। और फॉर जो फॉरेन की कंपनीज जो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में पैसे डालना चाहती है, मतलब फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में जॉइंट वेंचर करना चाहती है, होली ओन्ड सब्सिडरी करना चाहती है, फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में एफडीआई करना चाहती है, तो हमको ना उन चीज़ों से भी प्रॉब्लम था। हमने कुल मिला के भारत देश में फॉरेन एक्सचेंज को आने से हमने रोक दिया था। वी हैड स्टॉप्ड फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इनटू इंडिया। यस यस पूजा बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में आने से वी हैड कंप्लीटली स्टॉप, मतलब क्योंकि हम क्या कर रहे थे बच्चों, अगर आपको याद है हमारे देश में पहले क्या चलता था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब साला फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा कैसे, मैं उसको क्या करूंगा, आई वुड रेगुलेट। लेकिन फिर 1999 में आप सबको पता है भारत सरकार ने क्या की, नई एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आई 91 के, आपको पता होगा। 91 में सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए लिबरलाइज करने के लिए, अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए। तो बच्चों हमारी सरकार ने क्या किया बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया। तो आज की तारीख में हमारी सरकार का मकसद क्या है, वी डोंट रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज, बट हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं बच्चों, हमारी गवर्नमेंट इस उद्देश्य के साथ काम कर रही है। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव, एमा का ऑब्जेक्टिव क्या था, कंसोलिडेट करना, अमेंड करना फॉरेन एक्सचेंज के लॉ को। एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपको इंडिया के बाहर से कोई सामान खरीदना है, भारत के बाहर से अगर आपको कोई सामान खरीदना है, तो आप क्या कर लें, आपको आसानी से करेंसी मिल जाए, आपको आसानी से क्या हो जाए, यू गेट द करेंसी, आपको करेंसी आसानी से मिल जाए फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, फॉरेन करेंसी से कुछ मंगाने के लिए। ठीक है, देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी मेंटेन रहे। क्यों, क्योंकि बच्चों का देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन नहीं होगा तो बच्चों हम तेल कहाँ से खरीदेंगे, हमको तेल खरीदना है, हमको बहुत सारी चीजें, हमको हथियार खरीदने हैं पाकिस्तान जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, तो वेयर वी वुड बाय, हम कहाँ से खरीदेंगे। तो इसलिए हमारे देश में क्या जरूरी है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी हमारे देश में बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो डील्स विथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट। इनबाउंड मतलब फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट, आउटबाउंड का मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर का इन्वेस्टमेंट। इससे भी कहीं ना कहीं फेमा क्या करता है बच्चों, डील करता है। नाउ ये बच्चों फेमा के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। चलिए अभी डायरेक्टली विल कम टू द डेफिनेशन, विल डायरेक्टली कम टू द डेफिनेशन। एक बार हम डेफिनेशन देखेंगे। ये मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कहाँ हैं, ये सबको मैंने 10 मैसेज कर दिए, देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे टीचर को मैसेज करना हो रहा है जल्दी आओ, सिर्फ 6 बच्चे हैं। अरे मेरे भाइयों जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
बड़ा उदास उदास फील हो रहा है बच्चों, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। बताओ, यहाँ पे टीचर रेडी है पढ़ाने के लिए, बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है। तबे गुड मॉर्निंग भाई, तबे कहाँ है बाकी की पब्लिक? चलिए, चलो अब हम देखेंगे। नाउ विल सी द डेफिनेशंस बच्चों, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये नोट्स ये नोट्स आपको आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी तो 30 बच्चे आ गए हैं। तो ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, मेरा वादा है आपको। ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मन को भाएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चलिए, हाँ जी, अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है, गुड मॉर्निंग उर्वशी, सिद्धि बेटा गुड मॉर्निंग। अरे हमारा प्रभु कहाँ है? महक बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, अपने बच्चे आने लगे हैं। यस, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। मैं काफी उदास हो गया था, हताश हो गया था, निराश हो गया था, परेशान हो गया था, कष्ट में आ गया था, जब मैं देख रहा हूँ कि ईसीआईपीएल जितना महान सब्जेक्ट इतना मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत कम बच्चे दिख रहे थे, तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था। चलिए बच्चों, हाँ जी। तो ऑथराइज पर्सन, सो बच्चों अब मैं फेमा स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, मतलब फेमा मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले ऑथराइज पर्सन बच्चों, एक चीज याद रखना, अगर फेमा के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा, तो आप डायरेक्टली लिख देना कि ये ट्रांजेक्शन अपन ऑथराइज डीलर के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑथराइज डीलर कौन है बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट बेटा। हाँ जी। तो अगर मान लीजिए मैं कोई ट्रांजेक्शन बच्चों, यहाँ देखिए, ये रेसिडेंट इन इंडिया है, ये बंदा भारत में रहता है। ये रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ये रेसिडेंट इन इंडिया है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। बीच में आरबीआई है, और आरबीआई के नीचे ऑथराइज डीलर बैंक है। तो अगर इंडिया के लोगों को इंडिया के बाहर के लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करना है, या इंडिया के बाहर के लोगों को इंडिया के साथ ट्रांजेक्शन करना है, तो बीच में कौन बैठा है बच्चों? बीच में बैठे हैं ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स। बीच में कौन बैठा है बच्चों? ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स कौन है बच्चों? यस यस पूजा बेटा, यस, सब स्लोली। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक क्या कर रहे हैं बच्चों? तो अगर भारत के किसी इंसान को इंडिया के बाहर के इंसान के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना है, मुझे इंडिया के बाहर से कुछ तो घड़ी मंगानी है, तो बच्चों जो भी करेंसी का लेन देन होगा वो किसके थ्रू होगा? पहले मेरे को आरबीआई के पास जाना पड़ता था, लेकिन आरबीआई ने बोला कि भाई हम इतना ज्यादा लोड नहीं लेंगे। तो आरबीआई ने अपना काम किसको सौंप दिया है? आरबीआई ने ऑथराइज कर दिया है। किसको ऑथराइज कर दिया? ऑथराइज डीलर बैंक्स को। तो अभी आपका जो भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अभी आपके फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स का कौन ख्याल रखता है बच्चों? ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है वो इन सारे ट्रांजेक्शन्स का क्या रखता है बच्चों? ख्याल रखता है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक को हम मनी चेंजर भी कहते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी कहते हैं, जिसको ऑथराइज किया है किसने? आरबीआई ने ऑथराइज किया है टू डील इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको ऑथराइज डीलर बनना है, कुछ भी नहीं, आपको आरबीआई को एप्लीकेशन देना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फीस में, ठीक है। और बच्चों आप ऑथराइज डीलर का जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, ऑथराइज डीलर का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको आरबीआई टोटल 4 कैटेगरीज में क्या करता है? ग्रांट करता है, ठीक है। तो आरबीआई ग्रांट्स द रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ऑथराइज डीलर बैंक बनना है तो आरबीआई जो आपको रजिस्ट्रेशन देगा वो 4 कैटेगरीज में देगा। बहुत आसान भाषा में, मुझे यूएस जाना है घूमने के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मुझे यूएस जाना है घूमने के लिए। अब भाई यूएस जाना है तो वहां पे तो डॉलर चलेंगे, वहां पे तो मुझे पेमेंट जो करनी है वो किस में करनी है? डॉलर्स में। तो क्या करने का? मुझे डॉलर चाहिए, तो मैं डॉलर लेने किसके पास जाऊं? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं आईसीआईसीआई बैंक बैंक जाऊंगा। आईसीआईसीआई बैंक में मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, मैं आईसीआईसीआई बैंक को बोलूंगा कि सर ये 2 लाख रुपए रख लीजिए, इसके बदले मुझे क्या दे दीजिए? इसके बदले मुझे फॉरेन करेंसी दे दीजिए। तो मैं ऐसा आईसीआईसीआई बैंक को कहूंगा। तो आईसीआईसीआई बैंक कौन है बच्चों? ऑथराइज डीलर बैंक है। मैं उसको रुपए दूंगा और वो मुझे क्या दे देगा? डॉलर्स दे देगा। इज दैट क्लियर? तो ऑथराइज डीलर बैंक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया में रह के बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स किसके थ्रू होंगे बच्चों? ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स विल टेक प्लेस थ्रू ऑथराइज डीलर। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज?
बच्चों कुछ नहीं है, मेरे बैंक में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, इंडियन करेंसी में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, लेकिन उसका पेमेंट मुझे कौन सी करेंसी में करना है? फॉरेन करेंसी में। तो डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंस जो मेरे बैंक अकाउंट में है, पर मुझे उसका पेमेंट कौन सी करेंसी में करना है? फॉरेन करेंसी में। ड्राफ्ट चेक, ट्रेवलर चेक्स ड्रॉन इन इंडिया, ड्राफ्ट हो गया, ट्रेवलर चेक्स हो गए, ठीक है, चेक हो गए, नॉर्मल चेक ड्रॉन इन इंडिया, मैंने ड्रॉ किया है चेक। मैंने यूएस से कोई मशीन मंगाई है तो मैंने इंडिया में एक चेक ड्रॉ किया, लेकिन इस चेक का पेमेंट किसको मिलने वाला है? यूएस के उस बंदे को मिलने वाला है जिसने मुझे मशीन क्या की है? सेल की है। तो बच्चों ये ड्रॉ भले ही इंडिया में हुआ है, बट इसका पेमेंट कौन सी करेंसी में करना है? मुझे फॉरेन करेंसी में पे करना है। उसके बाद ड्राफ्ट चेक, ट्रेवलर चेक ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया। बच्चों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया घूमने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग टू इंडिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आ रहे हैं तो बच्चों वो वहां से $2 लाख का चेक लेके आए हैं, वहां से यूएस से वो $2 लाख का चेक लेके आए हैं, जिसको वो इंडिया में क्या करने वाले हैं? खर्च करने वाले हैं। मतलब वो $2 लाख का चेक जो लेके आए हैं, वो इंडिया आने के बाद उसको क्या करवाएंगे? एनकैश करवाएंगे। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है बच्चों? फॉरेन करेंसी। हम बोलेंगे कि फॉरेन करेंसी कहाँ आई है? इंडिया में आई है। फॉरेन सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, बस बट उसका इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडम्पशन इंडियन करेंसी मिलेगा। बेसिकली आईडीआर्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। नाउ पर्सन के अंदर ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। नाउ हु इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? बच्चे कौन होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? ध्यान से देखो, जो इंसान जो इंसान इंडिया में पिछले साल 182 डेज से ज्यादा के लिए रुका था, जो इंसान पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 182 डेज से ज्यादा के लिए रुका था, वो बंदा कौन है बच्चों? दैट पर्सन इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा, अब पर्सन रेसिडेंट इंडिया के अंदर दो कैटेगरी के लोग इंक्लूडेड नहीं है, इधर देखो। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जो बंदा 182 डेज इंडिया में रहता है, या 180 डेज से ज़्यादा के लिए इंडिया में रहा है पिछले साल में। जैसे मैं अगर 2024-25 में इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा के लिए रुका हूँ, तो बच्चों मैं कौन हूँ? तो 25-26 के दौरान आप मुझे क्या मान सकते हैं? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर मान लो 25-26 के दौरान मैं इंडिया के बाहर चला जाता हूँ जॉब लेने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, 25-26 के दौरान अगर मैं इंडिया के बाहर चला जाता हूँ क्या करने के लिए? जॉब करने के लिए, या फिर किसी प्रकार का बिजनेस करने के लिए, या फिर किसी ऐसे पीरियड के लिए जिस पीरियड के दौरान मेरा वापस आना क्या है? फिक्स नहीं है, तो क्या होगा बच्चों? हाँ जी, तो इस केस में मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरा, जो लोग इंडिया आते हैं, और कौन नहीं कहलाएगा बच्चों पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? और कौन नहीं कहलाएगा? फॉरेन के लोग इंडिया आ रहे हैं, फॉरेन के लोग इंडिया में आ रहे हैं, अदरवाइज देन फॉर। जो सेकंड कैटेगरी के अंदर कौन से लोग आते हैं? फॉरेन के वो लोग जो इंडिया आ रहे हैं, अदरवाइज देन फॉर मतलब को इन पर्पसेस को छोड़कर। मतलब इंडिया में जॉब करने के लिए नहीं आ रहे हो आप, इंडिया में बिजनेस करने के लिए नहीं आ रहे हो, या फिर इंडिया में अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं आ रहे हो, मतलब ये नहीं पता कि आप वापस कब जाओगे। अगर इन तीन पर्पस का को छोड़ के आप किसी चौथा पर्पस क्या हो जाता है बच्चों? मोस्टली टूरिज्म। तो इन तीन पर्पस के अलावा आप किसी चौथे पर्पस के लिए अगर इंडिया आते हो तो आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। इसका एक और मतलब निकल जाता है कि अगर आप फॉरेन से इंडिया क्यों आ रहे हो बच्चों? आप फॉरेन से इंडिया इन तीन पर्पस के लिए आते हो। आप कोई फॉरेन में रहने वाले इंसान हो, जैकलीन हो आप बच्चों, और इंडिया अगर आप इन सब कामों के लिए आ रहे हो तो आप क्या बन जाएंगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। उसके बाद बच्चों, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया जिसका मालिक कौन है बच्चों? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी की प्लेस ऑफ बिजनेस, बच्चों फॉरेन
कंपनी की प्लेस ऑफ बिजनेस जो कहाँ पर है, इंडिया में है, उसको भी हम क्या मानेंगे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया। बच्चों इंडियन कंपनी की अगर ब्रांच कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया, अगर किसी इंडियन कंपनी की ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया तो उसको भी अपन क्या मानेंगे, उसको भी अपन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। ये आपको ध्यान। ना हुआ एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या है बच्चों, सीधी बात है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। बच्चों मेरी दुष्यंत की नौकरी लग गई यूएस में, मैं यूएस चला गया रहने के लिए और मैं वहां पे नौकरी कर रहा हूँ, सिटीजन तो मैं इंडिया का ही हूँ, बट मैं रह कहाँ रहा हूँ बच्चों, यूएस में। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी के लिए गया हूँ। तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो व्यक्ति क्या है, तो द वन हु रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, जो व्यक्ति इंडिया के बाहर रहता है। पर सिटीजन कहाँ का है बच्चों, सिटीजन वो इंडिया का है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे एनआर। उसके बाद पीआईओ। पीआईओ कौन है बच्चों, पीआईओ भी एनआरआई ही कहलाता है। तो पीआईओ इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ये सब अ, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अदर कंट्रीज में भी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये बच्चों, ये सारे लोग क्या हैं बच्चों, ये सारे लोग क्या कहलाएंगे बच्चों, पीआईओ, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बच्चों। चलिए बच्चों, पीआईओ की डेफिनेशन के अंदर कौन आएगा बच्चों, ओसीआई भी आएगा, जिसके पास क्या है, ओवरसीज, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है बच्चों, वो भी आ जाएगा। नाउ बच्चों रिपाट्रिएशन का मतलब क्या होता है जी? बच्चों ये कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो आप सीख जाएं तो रिपाट्रिएशन दो टाइप का होता है। रिपाट्रिएशन एक होता है इंडिया में और एक होता है आउटसाइड इंडिया। बच्चों कुछ नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। रिपाट्रिएशन इन इंडिया, रिपाट्रिएशन जो इंडिया में होता है दैट इज ऑलवेज गुड फॉर इंडियंस। बच्चों इंडिया में अगर रिपाट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ रुपए का सामान यूएस में सेल किया है, इंडिया से मैंने 10 करोड़ रुपए का सामान क्या किया है बच्चों, अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट करने के बाद वो पैसे 10 करोड़ रुपए या फिर उसका मैचिंग फॉरेन करेंसी, जब मैं फॉरेन से इंडिया लेके आता हूं, मतलब मैं 10 करोड़ रुपए फॉरेन कंट्री से ऑथोराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू इंडिया में मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, आप सिंपल सी चीज याद रखिए, ब्रिंगिंग द रियलाइज्ड अमाउंट इन इंडिया थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर बैंक। बच्चों ऑथराइज्ड डीलर बैंक के जरिए, ऑथराइज्ड डीलर बैंक के जरिए आप क्या लेके आ रहे हैं बच्चों, आप फॉरेन कंट्री से रियलाइज्ड अमाउंट कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इंडिया में लेके आ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिपाट्रिएशन इन इंडिया। ओ, रिपाट्रिएशन आउटसाइड इंडिया इज बैड फॉर इंडिया, मोदी जी को बुरा लगेगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने, या गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक साल में, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है इंडिया के बाहर है, गूगल कॉर्पोरेशन, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% शेयर कौन होल्ड करता है, गूगल कॉर्पोरेशन। बच्चों गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% शेयर्स कौन होल्ड करता है बच्चों, गूगल कॉर्पोरेशन होल्ड करती है। ठीक है, तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, व्हाट डिड गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने इंडिया में 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया। बच्चों गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कितना करोड़ का प्रॉफिट कमाया इंडिया में, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, नाउ उन्होंने क्या किया बच्चों, जैसे ही उन्होंने 100 करोड़ की प्रॉफिट कमाई, उन्होंने पूरा 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। किसको? उन्होंने 100% जितना प्रॉफिट कमाया उतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे बताइए डिविडेंड किसको जाएगा, डिविडेंड तो इसके, इसकी पेरेंट कंपनी को जाएगा, गूगल को, गूगल कॉर्पोरेशन को। तो बच्चों 100 करोड़ को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 करोड़ रुपीज हम ऑथराइज डीलर बैंक को देंगे, उससे क्या लेंगे, उसके बदले डॉलर्स लेंगे, और इस पैसे को अपन क्या करेंगे, रिपाट्रिएट करेंगे। कहाँ पे रिपाट्रिएट करेंगे, इस पैसे को हम रिपाट्रिएट करेंगे, वेयर वी वुड बी रिपाट्रिएटिंग इट टू, हम इसको रिपाट्रिएट करेंगे आउटसाइड। स्पेशल डायरेक्टर आगे देखते हैं। ईईएफसी अकाउंट क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट। बच्चों अगर आप
फॉरेन करेंसी में पैसे कमाते हैं रेगुलर बेसिस पे? ध्यान से, अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्या कमाते हैं? फॉरेन करेंसी कमाते हैं। इफ यू अर्न फॉरेन करेंसी ऑन रेगुलर बेसिस। हाँ जी बेटा, प्लीज डू नॉट टॉक। यार तुम लोग बात कर रहे हो सुबह सुबह, बताओ। डू नॉट टॉक, पढ़ाई करो। हाँ, तो बच्चों ध्यान से, तो अगर आप फॉरेन करेंसी में पैसे कमाते हैं रेगुलर बेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, एसईजेड, आप एसईजेड की यूनिट हैं, और आप फॉरेन करेंसी रेगुलर बेसिस पे कमाते हैं, और आप फॉरेन करेंसी में ही क्या रखना चाहते हैं? बैलेंस रखना चाहते हैं बच्चों। आप फॉरेन करेंसी ऑथोराइज डीलर बैंक को देके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि मुझे खर्चे भी किस में करने हैं? फॉरेन करेंसी में। तो मैं ईएफसी अकाउंट खोल, ठीक है। आरएफसी अकाउंट क्या है बच्चों? बच्चों यू ऑल नो, एक जनरल कंडीशन अपने को पता है कि आप मैक्सिमम $2000 तक ही अपने पास रख सकते हो फॉरेन करेंसी कैश में, ठीक है। तो कौन खोलता है बच्चों ये अकाउंट? इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, प्लीज हियर। तो रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन खोलता है बच्चों? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया खोलता है। किसके साथ खोलता है बच्चों? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट पर्सन रेसिडेंट इंडिया खोलता है, ऑथराइज डीलर बैंक के साथ खोलता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको गिफ्ट या फिर सम्मान ऑनरेरियम मिलता है कब? जब आप इंडिया के बाहर जाओ, या फिर आपने क्या दिया है बच्चों? कोई फॉरेनर इंडिया में आया है और आपने उसको कोई सर्विस प्रोवाइड की है। फॉरेनर इंडिया में आया है, आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की है, लेकिन ये सर्विस मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई चीज़ खो गई है तो शायद आपने उसको ढूंढ के दे दी। कोई फॉरेनर इंडिया में आया है और आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की है। एडीआर जीडीआर के थ्रू किसी कंपनी को पैसा मिला है। गिफ्ट या ऑनरेरियम, इंडिया के बाहर से कोई इंसान आया, उसने मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, ऑनरेरियम दे दिया, सम्मान दे दिया, और अनस्पेंड अमाउंट ऑफ ट्रेवलर चेक। बच्चों ये सारे पैसे मेरे पास हैं, और ये सारे पैसे सब मिला के बच्चों $2000 से ज़्यादा के हैं। तो ये हम पूरे पैसे कहाँ पे रख सकते हैं बच्चों? ये सारे पैसे मैं डाल सकता हूँ आरएफसी अकाउंट में। वेयर आई कैन पुट दिस मनी, आरएफसी अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, ठीक है। करेंसी नोट्स क्या है बच्चों? कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब आ जाइए बच्चों। अब बच्चों इसके अगर मैं आपको नोट्स बताऊं, जो मैंने फेमा के नोट्स बनाए, मैंने कोशिश की है कि जैसा आपको कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट पढ़ते हैं हम लोग कि भाई सेक्शन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ लिए, कुछ इस टाइप के नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए। ऑनलाइन वाले बच्चों, इज एवरीवन विथ मी? सब लोग मेरे साथ हैं? दैट्स गुड। चलिए बच्चों, जल्दी आ जाइएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 3 and 4, एंड पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज नथिंग बच्चों। सेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर आप इंडिया के बाहर कोई डील करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर के लोगों से अगर आप क्या करना चाहते हैं, पैसे रिसीव करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी तरह से रिसीव कीजिए जैसा फैमा में बताया गया है, या फिर फैमा के रूल्स, या फिर आरबीआई के द्वारा बताए गए रेगुलेशन बताएंगे। सिंपल, अगर आपको फॉरेन करेंसी किसी को ट्रांसफर करनी है, फॉरेन एक्सचेंज किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है, या फॉरेन सिक्योरिटी किसी इंसान को ट्रांसफर करनी है, या फिर इसके अगेंस्ट आपको पैसे रिसीव करने हैं इंडिया में, तो बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन, मतलब कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो उसी तरह से कीजिए जैसा फैमा में बताया गया है, ठीक है। नाउ सेक्शन 3 का क्लॉज डी क्या बोलता है कि बच्चों अगर इंडिया के बाहर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, इंडिया के बाहर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो इंडिया के बाहर, तो आप उस ट्रांजेक्शन, मतलब जो इंडिया के बाहर ट्रांजेक्शन आपने किया है, उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंडिया में उसी प्रकार से कीजिए जैसा इस लॉ में, रूल्स में, या फिर रेगुलेशंस में बताया गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के बाहर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं इंडिया के बाहर मैंने क्या परचेज की बेटा? एक प्रॉपर्टी परचेज की है।
उसके लिए जो भी मुझे पेमेंट करनी है, जो भी मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंडिया में करूंगा, वो मुझे कैसे करनी है बच्चों? मुझे उसी प्रकार से करनी है जैसा कहाँ पे बताया गया है, फैमा में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 इज व्हाट बेटा? सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 क्या बोलता है? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जैसा इस एक्ट में लिखा है उसको छोड़कर किसी भी इंसान को अक्वायर, होल्ड, ओन, पजेस और ट्रांसफर, सेम बच्चों जैसा एक्ट इस एक्ट में बताया गया है, इस एक्ट के अंदर बनाए गए रूल्स रेगुलेशन में बताया गया है, किसी भी इंसान को इंडिया के बाहर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर, होल्ड नहीं करनी है। मतलब अगर मुझे इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है, इंडिया के बाहर मुझे फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना है, ट्रांसफर करना है, जो भी करना है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू करूंगा? वैसे ही करूंगा जैसा कहाँ पे लिखा है, एमा में। ठीक है। नाउ सेक्शन 5 क्या बोलता है? आप विड्रॉ कर सकते हो, ले ले सकते हो ऑथराइज्ड पर्सन से। कब? अगर बच्चों ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? Section 5 of the Act allows any person to sell, draw foreign exchange to or from authorized person if such drawal is a current account transaction. तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए सेक्शन 5 बेसिकली हम पढ़ेंगे। सेक्शन 5 बोलता है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप पैसे ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? ऑथराइज्ड डीलर बैंक से। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई रिजर्व बैंक के साथ कंसल्ट करके क्या बना सकती। ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 5, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, सेक्शन 5 आपको अलाउ करता है, सेक्शन 5 आपको अलाउ करता है, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि आप क्या ले सकते हैं बच्चों? आप पैसे ले सकते हैं। किस चीज़ के लिए पैसे ले सकते हैं बच्चों? सेक्शन 5 आपको पूरी तरह से क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स के हिसाब से क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑथराइज्ड डीलर बैंक से आप क्या मांग सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मांग सकते हैं। मैं यूएस घूमने जा रहा हूँ, मुझे डॉलर्स चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ ऑथराइज्ड डीलर बैंक से मांगने? यस, इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। चलिए अब बच्चों, तो आपको याद रखना है सेक्शन 5, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 किससे डील करता है बच्चों? कैट से। अरे कैट क्या है? कैट प्यारे बच्चों करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। नाउ तो बच्चों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। और ऐसा कैसे? इस बच्चों, तो अब जैसे प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं, तो या पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं, तो मुझे प्राइवेट कंपनी डिफाइन करनी होती है। सेम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है और इंक्लूड करता है, किसके इंक्लूड करता है? फॉरेन ट्रेड में आपने बाहर से कोई सामान मंगवाया है, एक्सपोर्ट किया है कुछ, तो उसके पेमेंट करना। अदर करंट बिजनेसेस, कोई आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हो, सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, फॉरेन गए, शॉपिंग किया, ट्रेवल किया, इलाज करवाया, गिफ्ट दे दिया फॉरेन के लोगों को, डोनेशन कर दिया। ठीक है, ये सारे कौन से ट्रांजेक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या नहीं करते? ऑल्टर नहीं करते। फॉरेन गए, वहां पे बढ़िया आपने एक एक 10 लाख की शॉपिंग कर ली यूएस में, दुबई में जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन से ट्रांजेक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आपको इसके लिए फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा, बिल्कुल आरबीआई के द्वारा बनाए गए सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स के हिसाब से आपको इसके लिए क्या मिल जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाएगा। ठीक है? देखो, आपने लोन लिया है, लोन लेना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, पर उसका ब्याज चुकाना है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के बाहर, बच्चों आपने इंडिया के बाहर क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। ये क्या है? आपने इंडिया के बाहर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। लेकिन उन शेयर के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? उन शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है। ये क्या है बच्चों? दिस हैपेंस टू बी द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ट्रेवल एडुकेशन बच्चों, द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज इंक्लूसिव। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इतने ट्रांजेक्शन मैंने बताए तो यही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन बहुत इंक्लूसिव है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर कवर्ड नहीं है, यहाँ पर कवर्ड नहीं है, पर वो कैपिटल
अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में भी नहीं आता, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? तो वो ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बच्चों यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स बने हैं बच्चों, 2000 में ही बने थे, 2014 ही बने। उसके हिसाब से हमने बेसिकली वी हैव कैटेगराइज्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बच्चों हमने बेसिकली क्या किया है बच्चों, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, नाउ तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को हमने तीन कैटेगरी में डाला है। पहला पहला है बेटा प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये सारे टाइप से बचे, ये सारे। अरे बाप रे, 314 वॉचिंग है। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ जी, तो ये तीन कैटेगरी के क्या है बच्चों, ये तीन कैटेगरी के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज हियर नाउ इधर देखिए। तो बच्चों अब मैं आपको सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ाऊंगा वो है द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटेड का मतलब बच्चों, प्रोहिबिटेड का मतलब ये ट्रांजैक्शन तुम फॉरेन के लोगों से करना चाहते हो, सुनिएगा ध्यान से, ये ट्रांजैक्शन आप इंडिया के बाहर के लोगों से करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर के लोगों के साथ आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, पर ऑथोराइज डीलर बैंक आपको ये ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या नहीं देने वाला? ऑथोराइज डीलर बैंक इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सर वो ना फॉरेन में एक बहुत प्यारी मैगजीन आती है, गर्लफ्रेंड पटाने के 101 तरीके, सर वो एक नंबर मैगजीन है, मुझे चाहिए सर, वो खरीदनी है। मुझे $10,000 दे दो ना सर, $10,000 की है वो मैगजीन। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उस मैगजीन को बैन कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस मैगजीन को क्या रखा है? बैन कर रखा है। सॉरी, हम आपको वो मैगजीन खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे सकते। सर अरे बाप रे, मुझे एक मैसेज आया है, मेरी $1 मिलियन की लॉटरी लगी है। अरे बाप रे, उस पैसे को क्लेम कर, अच्छा उस लॉटरी को कैसे क्लेम करना है, उस $1 मिलियन को अपने अकाउंट में कैसे लूँ? अच्छा, मुझे अमेरिका के बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, मुझे अमेरिका के बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तब मुझे, अच्छा फॉरेन करेंसी में जमा करना है। नेक्स्ट डे मैं ऑथराइज डीलर बैंक के ऑफिस में पहुंच गया, सर मेरे को $1 मिलियन की लॉटरी लगी है, मुझे बस इस बैंक अकाउंट में $10,000 जमा कराने हैं, सर ये $10,000 के अगेंस्ट 8 लाख रुपए आप अपने पास रखो और मुझे करेंसी दे दो, देगा? इधर देखो, सबसे पहले नेपाल और भूटान। तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन्स के लिए, बच्चों ये ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको ऑथराइज डीलर बैंक क्या नहीं देने वाले बच्चों? फॉरेन करेंसी आपको इन ट्रांजेक्शन्स के लिए मिलने वाली नहीं। पहला, नेपाल और भूटान के लोगों के साथ ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर इनके साथ बिजनेस करना है तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन आरबीआई की परमिशन लेके आपको मिल सकता है। तो जनरल रूल ये है कि नेपाल और भूटान के लोगों के साथ आपको ट्रांजेक्शन करना है या घूमने जाना है तो आपको फॉरेन करेंसी वाली नहीं है। दूसरा, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड। ये क्या है दुष्यंत सर? ये कुछ नहीं, नॉर्मली व्हेन इंडियन कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, जब एक कंपनी इंडिया के बाहर किसी सब्सिडरी वगैरह में इन्वेस्ट करती है,
इंस्टेड ऑफ रिमिटिंग फॉरेन एक्सचेंज टू इंडियन कंपनी फॉरेन एक्सचेंज, द इंडियन कंपनी मेक्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो मैंने इंडिया के बाहर कोई सब्सिडरी बनाई है, उसको $100 मिलियन मुझे फंड करना है, मुझे डालना है। $100 मिलियन मैं कैश में नहीं भेज रहा हूँ, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो टू पे सच कमीशन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आप क्या करना चाहते हो, तो आपने अपनी ही कंपनी को सामान एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और उस कंपनी को सामान एक्सपोर्ट किया है, और आप उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट किसी ब्रोकर को बीच में क्या देना चाहते हैं, कमीशन देना चाहते हैं, आपको मिलेगा ही नहीं बच्चों। कॉल बैक चार्जेस, कॉल बैक चार्जेस मतलब फॉरेन के लोग आपका फोन उठाएं, सॉरी, फॉरेन के लोग आपको कॉल बैक करें। मुझे रात को एक फोन आया 11 बजे, हेलो, मैं जुमेरा बोल रही हूँ अफगानिस्तान से, क्या आप इस वक्त घर पे अकेले हैं? मैंने बोला हाँ 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 हाँ। बोले कैसी कैसी बातें करनी है आपको मेरे साथ? मैंने हाँ, मुझे बातें करनी है। ठीक है, मैं कल फिर फोन करूंगी, मेरे अकाउंट में $2000 डाल देना, मस्त बातें करूंगी मैं आपके साथ। मैं नेक्स्ट डे पहुंच गया इनके यहाँ पे, ऑथराइज्ड बैंक के पास पहुंच गया। मैंने बोला कि $2000 दे दो, मेरे को जुमेरा के अकाउंट में डालना है अफगानिस्तान। कॉल बैक सर्विस के लिए आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, कॉल रिसीव करने के लिए फॉरेनर्स के अकाउंट में आप पैसे नहीं डाल सकते। पेमेंट ऑन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। बच्चों, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंदर आप कोई भी एक्सपोर्ट करें, आपको कमीशन पे करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, टी और टोबैको अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट की तरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो जितने का इनवॉइस है आपका, जितने का सामान आपने एक्सपोर्ट किया है, उसका 10% आप क्या कर सकते हैं, कमीशन पे कर सकते हैं। रेमिटेंसेज आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, इंडिया में तुम्हारी लॉटरी लगी, हॉर्स रेसिंग में तुम जीत गए, तो और इंडिया में तुम 1 करोड़ रुपए जीते लॉटरी में, क्या इसको इंडिया के बाहर रेमिट कर सकते हो? ये मतलब इंडिया के बाहर तुम किसी अपने दोस्त यार को भेजना है तुमको, इंडिया के बाहर ये पैसा तुमको अपने दोस्त यार को भेजना है, क्या गवर्नमेंट तुमको ये रुपए के बदले डॉलर देगी? नको। अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त है जो इंडिया के बाहर लॉटरी परचेज करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो लॉटरी खरीदने के लिए तुम्हारी मदद चाहता है, क्या तुम उसको इंडिया से ऑथराइज्ड डीलर से फॉरेन करेंसी विड्रॉ करके भेज सकते हो? नहीं। मनी सर्कुलेशन स्कीम मैंने बताया था कि आपको बैंक में पैसे जमा करने हैं, ये बताया गया आपको कि आप लॉटरी वॉटरी जीत गए हैं। और उसके बाद रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट। कोई फॉरेनर इंडिया में, कोई फॉरेनर सुनेगा ध्यान से, कोई फॉरेनर इंडिया में क्या करता है बच्चों, बैंक अकाउंट ओपन करता है। कोई फॉरेनर इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करता है रुपीज में, मतलब इंडियन करेंसी में। उस अकाउंट के ऊपर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो इस ब्याज को आप इंडिया के बाहर रेमिट नहीं कर सकते। तो ये हो गए बच्चों कौन से ट्रांजेक्शन्स, ये कौन से ट्रांजेक्शन हो गए, ये हो गए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है, जिनके लिए सरकार आपको पैसे नहीं देगी रखना। उसके बाद शेड्यूल 2 में कुछ ट्रांजेक्शन्स बताए गए हैं, जिसके लिए अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में जो ट्रांजेक्शन्स बताए गए हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए आपको गवर्नमेंट का क्या लेना है बच्चों, प्रायर अप्रूवल लेना है, ठीक है। हाँ, चलिए बच्चों, नाउ however this does not apply to the cases when the payment is made out of funds held in RFC account of the remitter। हाँ, तो शेड्यूल 2 में जो ट्रांजेक्शन बताए गए उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। लेकिन बच्चों, आप इंडिया के बाहर पेमेंट करने वाले हो, कौन से अकाउंट से करने वाले हो, RFC अकाउंट से करने वाले हो, मतलब ऑलरेडी आपने फॉरेन एक्सचेंज कमाया है, वो आप खर्च करने वाले हो, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना, प्रोहिबिटेड अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए तुम अगर RFC अकाउंट से भी खर्च करो तो भी वो ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है बच्चों, थर्ड इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विद द परमिशन ऑफ होम बच्चों, RBI। तीसरी कैटेगरी के करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, वो किसकी परमिशन से होंगे बच्चों, दोस ट्रांजेक्शन विल बी डन विद द परमिशन ऑफ RBI। ध्यान से चलिए, ध्यान से। तो अब हम देखेंगे बच्चों, तो रूल 5, ये बेसिकली, अच्छा इधर देखो,
बच्चों यहाँ पे दो चीजें याद रखना, यहाँ पे ना एक तो वो है, एक यहाँ पे बताया गया है स्केड्यूल 3 में उन्होंने ट्रांजेक्शन बताए हैं कि स्केड्यूल 3 में जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आप कर सकते हैं, जो लिमिट दी गई है उसके अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद आरबीआई ने अलग से क्या डाल बना दी है बच्चों, एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी बना रखी है। तो दो चीजें यहाँ पे देखनी है बच्चों, ठीक है। इधर देखो, तो स्केड्यूल 3 क्या बोलता है, एवरी ड्रॉल ऑफ, एक मिनट, रूल 5 डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेयर बच्चों आरएफसी अकाउंट ऑफ द रेमिटर। मतलब शेड्यूल 3 के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं। शेड्यूल 3 में लिमिट्स बताई गई है उसके अंदर, लेकिन शेड्यूल 3 वाले सारे ट्रांजेक्शन, शेड्यूल 3 के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स बताए गए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आप अगर आरएफसी अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं रखना। शेड्यूल 3 में जितने भी ट्रांजेक्शन्स बताए गए हैं वो ट्रांजेक्शन अगर आप कहाँ से कर रहे हो, उनका पेमेंट आप कहाँ से कर रहे हो, अपने आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो, तो कोई भी लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो बच्चों शेड्यूल 3, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा, मैं अभी बात कर रहा हूँ किसके बारे में बच्चों, शेड्यूल 3 के बारे में। चलो बच्चों यहाँ देखो, तो 2,50,000 डॉलर की लिमिट है, प्राइवेट विजिट, गिफ्ट डोनेशन, गोइंग अब्रॉड, इमिग्रेशन, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जो कंपनीज है के 2 clause 77 के अंदर जो डेफिनेशन है, ट्रेवल फॉर बिजनेस, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, चेकअप, अटेंडेंट को लेके जा सकते हो साथ में, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज अब्रॉड और एनी अदर करंट रन, ठीक है। और 4, 6 और 7, सॉरी 4, 7 और 8, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, और 8 है स्टडीज अब्रॉड। इनके लिए आप $2.5 लाख के ऊपर भी खर्च कर सकते हो शेड्यूल 3 के हिसाब से, अगर आप सफिशिएंट क्या प्रोड्यूस कर दो, प्रूफ दे दो, ठीक है। और उसके बाद अब आपको पता है ये तो शेड्यूल 3 हो गया, उसके बाद हमारे देश में क्या आ गया, एलआरएस भी आ गया। तो एलआरएस क्या बोलता है, इफ एन इंडिविजुअल रेमिट्स एनी अमाउंट अंडर एलआरएस इन अ फाइनेंशियल ईयर देन द एप्लीकेबल लिमिट, बच्चों सीधी बात है, सो बच्चों ऐसा मत मानना कि शेड्यूल 3 के अंदर भी तुमको कितना मिल रहा है, 2,50,000 मिल रहा है, और एलआरएस के अंदर भी 2,50,000 मिल रहा है। बच्चों आपको ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना अमाउंट आपने शेड्यूल 3 के लिए यूज कर लिया है, आपकी एलआरएस की लिमिट क्या होगी, उतने से ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद एक बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट है बट परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, एक बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट है पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। परमानेंट रेसिडेंट कौन नहीं होता, जिसका इंडिया में जॉब के लिए आता है और उसका इंडिया में रहना मैक्सिमम कितने साल का है, 3 साल का है। तो रेसिडेंट है बट परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, और पाकिस्तान के अलावा किसी और दूसरी कंट्री का, मतलब पाकिस्तान जैसे भिखारी देश का वो आदमी नहीं है, ठीक है। ठीक है, और ना ही वो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। तो ये बंदा प्योरली फॉरेन का है, पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है। उसके बाद जो इंडिया, किसी फॉरेन कंपनी ने उसको इंडिया में भेजा है, किसी पर्टिकुलर डेपुटेशन पे भेजा है, किसी काम के लिए भेजा है, ठीक है, वो अपनी पूरी नेट सैलरी इंडिया के बाहर क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कोई फॉरेन का आदमी जो पाकिस्तान का नहीं है और इंडिया का नहीं है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, कोई फॉरेन का आदमी इंडिया आता है और इंडिया में जॉब वगैरह करता है, और वो एक साल में $5 लाख की सैलरी मिल रही है बच्चे उसको, तो वो पूरी $5 लाख की सैलरी अपनी यहाँ इंडिया के टैक्सेस वगैरह पे करके पूरी रेमिट कर सकता है इंडिया के बाहर, $2.5 लाख की रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद आप एलआरएस के अंदर भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, उसके बाद फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल, बोले तो अब बच्चों अगर आप इंसान नहीं है, अगर आप लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है। तो बच्चों गिफ्ट और डोनेशन आपको पता है, तो बच्चों इधर देखिए,
तो गिफ्ट और डोनेशन भी, अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए बात करो, इंडिविजुअल्स को तो अपन ऊपर $2.5 लाख में निपटा दिया ना। अगर बच्चों आप पिछले 3 साल में आपने जितना कमाया है फॉरेन एक्सचेंज, उसका 1% या फिर 5 मिलियन या 50 लाख US डॉलर, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस के अंदर आप क्या कर रहे हो बच्चों, डोनेशन दे रहे हो। आप कोई कंपनी हो, एलएलपी हो, और डोनेशन दे रहे हो कितने के अंदर बच्चों, जितना आपने पिछले 3 साल में कमाया उसका 1% या फिर $5 मिलियन, विच एवर इज लेस तक का आप डोनेशन दे रहे हो। किस लिए? चेयर क्रिएट करने के लिए। चेयर मतलब अभी फर्नीचर नहीं, रिसर्च चेयर, ठीक है, यूनिवर्सिटी फंड, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इन तीनों को बच्चों अगर आप डोनेशन दे रहे हैं अप टू 1% और $5 मिलियन, आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी इंडिया में है, प्रॉपर्टी बिक रही है इंडिया में, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने वाला जो ब्रोकर है वो इंडिया के बाहर का है, तो उसको अपन कमीशन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं बच्चों, $25,000, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के, उस प्रॉपर्टी को बेच खरीदने वाला भी शायद कोई इंडिया के बाहर का ही है, तो $25,000, या फिर जितना उस प्रॉपर्टी को बेच के इंडिया में आएगा इनवर्ड रेमिटेंस जितना होगा उसका 5%, विच एवर इज मोर तक आप दे सकते हो बिना आरबीआई की परमिशन से, लेकिन इससे भी अगर आपको ज्यादा देना है तो आपको आरबीआई का परमिशन है। कंसल्टेंट सर्विसेज, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में 10 मिलियन US डॉलर तक क्या कर सकते हो बच्चों आप इंडिया, पर प्रोजेक्ट, पर प्रोजेक्ट, पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लिए $10 मिलियन का पेमेंट आप इंडिया के बाहर कर सकते हो, इंडिया के बाहर के कंसल्टेंट्स को कर सकते हो आरबीआई की परमिशन के बिना। और ये आईटी कंसल्टेंसी वगैरह कितना है, $1 मिलियन पर प्रोजेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, एलआरएस। तो बच्चों अभी हमने, अच्छा एक और है बच्चों, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। बच्चों इंडिया के बाहर, सुनिएगा ध्यान से, इंडिया के बाहर हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मेरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंडिया के बाहर हमने एक रिलायंस यूएस कॉरपोरेशन करके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। इस कंपनी को बनाने में, इस कंपनी को बनाने में कंपनी सेक्रेटरी, मतलब जो यूएस का कंपनी सेक्रेटरी होगा उसके चार्जेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आए कितने, $50,000 है। तो रिलायंस की एक सब्सिडरी हमने इंडिया के बाहर बनाई, उस सब्सिडरी को इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट करने में टोटल खर्चा जो हुआ वो कितने का हुआ बच्चों, $50,000 का हमारा खर्चा हुआ है। तो क्या ये $50,000 हम इंडिया के बाहर रेमिट कर सकते हैं आरबीआई के अप्रूवल के बिना? देखो कितना, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया। रिलायंस में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका कितना परसेंट, 5%, या फिर $1 लाख, 100,000 या 1 लाख US डॉलर, विच एवर इज हायर तक आप इंडिया के बाहर रेमिट कर सकते हो टुवर्ड्स प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। उससे ज्यादा अगर आपको रेमिट करना है तो आरबीआई का अप्रूवल। हाँ, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, इज एवरीवन विद मी? हाँ जी बच्चों, इज एवरीवन विद मी? मत कर माया का अभिमान, मत कर प्यारे बच्चों परेशान अरे क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज लिबरलाइज रेमिट। तो बच्चों स्केड्यूल 3 के अंदर अगर आपने बेनिफिट ले लिया, नॉर्मली स्केड्यूल 3 का ही रेप्लिका है बच्चों लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई आपको और ज्यादा चीजें क्या करनी चाहती थी, आरबीआई आपके लिए आसान करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को निकाला। ध्यान देखिए, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आपको कितना कितना मिलता है बच्चों, $2,50,000 पर रेसिडेंट पर ईयर मिलता है। इसमें आप करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। माइनर्स को भी क्या मिल सकता है बच्चों, अब माइनर को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। स्कीम का बेनिफिट किसको नहीं मिलता बच्चों, कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और ट्रस्ट को नहीं मिलता, ठीक है। आप फैमिली मेंबर्स के लिए स्कीम के बेनिफिट को क्या कर सकते हो बच्चों, अच्छा एक मिनट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे। स्कीम इज नॉट अवेलेबल कॉर्पोरेट, ये थोड़ा सा हम इसको, उसके बाद ठीक है। अच्छा, रेमिटेंस आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, जैसे दुष्यंत जैन
मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों अगर यूएस घूमने जा रहे हैं तो 2.5 लाख मेरा प्लस 2.5 लाख मेरी वाइफ का, मतलब हम $5 लाख इंडिया के बाहर लेके जा सकते हैं। या फिर मैं और मेरी वाइफ अगर जॉइंटली, ये बच्चों याद रखना, ये जो लिमिट है करंट के लिए भी है और कैपिटल के लिए भी है। और मैं और मेरी वाइफ अगर जॉइंटली यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर यूएस में हम बैंक अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं, तो साल में हम जॉइंटली कितना कर सकते हैं बच्चों? 5 लाख। बट अगर मेरी वाइफ क्या नहीं है, अगर मेरी वाइफ जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं है, जैसे हम यूएस में एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, हम इंडिया से $5 लाख जमा कर सकते हैं वहां पे। बट अगर मेरी वाइफ मेरे जॉइंट अकाउंट नहीं है, मतलब मेरी वाइफ अगर जॉइंट होल्डर नहीं है अकाउंट में, तो फिर मैं उसके लिए $2.5 लाख इंडिया के बाहर रेमिट नहीं कर सकता। मतलब मैं अपनी वाइफ का $2.5 लाख कब रेमिट कर सकता हूँ? ओनली व्हेन शी इज द जॉइंट अकाउंट होल्डर। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उन वो एलआरएस के अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नाउ अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं। पहला, प्राइवेट विजिट। बच्चों जितनी बार घूमने जाना है घूमने जाओ, नेपाल और भूटान को छोड़। गिफ्ट और डोनेशन दे सकते हो बच्चों, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन हु हैज फॉलन सिक आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड मे ऑल्सो बी रिलीज। बच्चों आप इंडिया से तो सही सलामत गए थे, बट वहां जाने के बाद आप क्या हो गए? बीमार हो गए, तो भी आपको स्कीम का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू अमाउंट अप टू 2,50,000 इज अलाउड फॉर पर्सन। अच्छा, आप अपने साथ एक अटेंडेंट भी लेके जा सकते हो, तो 2.5 लाख आपका हो गया प्लस 2.5 लाख आपके अटेंडेंट का हो गया, जो आपको सर हेल्प करेगा। आप नौकरी करने के लिए जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, $2.5 लाख लेके जा सकते हो। इमिग्रेशन बच्चों, अगर आप इंडिया के बाहर इमिग्रेट कर रहे हो, इंडिया छोड़ के आप फॉरेन में ही रहने जा रहे हो, तो भी आप $2.5 लाख लेके जा सकते हो। और $2.5 लाख से एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस करने के लिए। शिफ्ट हो रहे हो आप इंडिया छोड़ के, तो कार्गो है, शिपिंग चार्जेस है, आपका सामान वगैरह 2.5 लाख से ज़्यादा भी मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जैसे कनाडा में आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। कनाडा में क्या होता है, जैसे अगर आप कनाडा जाते हैं तो आप अगर कनाडा गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लें, तो आपको वहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और वो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। नहीं बच्चों, इसके लिए नहीं देंगे हम आपको पैसा कि आप भारत से पैसे लो और वहाँ के बॉन्ड वॉन्ड खरीदो। हाँ, इमिग्रेशन और उसके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? करेंसी में। ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है 2 क्लॉस 77 के अंदर, आप उसको पैसे दे सकते हो। $2,50,000 आपको रिलीज कर सकते हैं बच्चों, अगर आप इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, आपसे बिना एस्टिमेट मांगे, आप बस थोड़े बहुत प्रूफ दे दीजिए अगर आपका खर्चा ज़्यादा है। बिजनेस ट्रिप, विजिट बाय इंडिविजुअल, अगर आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ट्रेनिंग वगैरह करना है, ठीक है, आप बिंदास लेके जाइए। $2,50,000 आपको मिल जाएगा। कितनी भी विजिट कीजिए, अगर आप इंडिया के बाहर बच्चों क्या कर रहे हैं? बिजनेस विजिट्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, लेकिन अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय जा रहा है, ठीक है, ऊपर लिखे हुए पर्पस के, किसी कंपनी का, रिलायंस के एम्प्लॉयज जा रहे हैं ऊपर लिखे हुए पर्पसेस के लिए, और खर्चे कौन बेयर कर रहे हैं? खर्चे रिलायंस बेयर कर रहे हैं, तो उसको हम मान सकते हैं रेसिडुअल मान सकते हैं। और उसके अंदर बिना किसी लिमिट के आपको क्या मिल सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के एम्प्लॉयज जा रहे हैं, रिलायंस का एक एम्प्लॉय जाता है किसी, रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वो जो एम्प्लॉय है वो डेप्यूटेड एम्प्लॉय, मतलब रिलायंस का ऑथोराइज एम्प्लॉय है, तो उसको बच्चों उस केस में हम मान सकते हैं कि रेसिडुअल एक्सपेंस है, मतलब वो एक्सपेंस है जो ऊपर लिखी हुई किसी भी लिमिट में कवर्ड नहीं है। और इसके लिए 2.5 लाख से ज़्यादा या टू, इसके लिए विदाउट एनी लिमिट हम आपको क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर सकते हैं। फिर ये मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो पैसा आपका इंडिया के बाहर एलआरएस में चला गया, आप उसको रख सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया के बाहर आपने एलआरएस के अंदर कुछ पैसा डाला, इंडिया के बाहर एलआरएस के अंदर, और आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया एलआरएस वाले पैसे में, और उसके ऊपर आपको क्या मिली? कोई इनकम मिली, तो आपको इंडिया लाने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहां पे भी खर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अभी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गए, नेक्स्ट इज व्हाट बेटा?
नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? आप सबको पता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन दो कैटेगरी के होते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्संस आउटसाइड इंडिया, that will alter assets and liability in India। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स उन लोगों के ऑफ द पर्संस आउटसाइड इंडिया, जिसके चलते क्या हो जाता है बच्चों, एसेट्स और लाइबिलिटीज इंडिया में क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विच ऑल्टर्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। बच्चों इंडिया के बाहर के लोग, फॉर एग्जाम्पल जैकलीन, शी इज अ यूएस सिटीजन और उसको भारत में क्या खरीदनी है, जमीन खरीदनी। जैकलीन वॉन्ट्स टू बाय अ लैंड इन इंडिया, क्या ये? तो इंडिया के बाहर के इंसान का करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जिससे इंडिया में उसके एसेट्स और लायबिलिटीज ऑल्टर हो जाएंगे। बच्चों दुष्यंत जैन को इंडिया के बाहर क्या खरीदनी है, जमीन खरीद। दुष्यंत जैन वॉन्ट्स टू बाय अ लैंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये दो टाइप की जो है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, दुष्यंत सर को रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना है, एलॉन मस्क को रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना है। एलॉन मस्क को अगर रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान में। ठीक है, अब सेक्शन 6 से बच्चों, ये सेक्शन 6 के मैंने पूरे क्लॉजेस डाल दिए ना, मतलब ये पूरा मैंने बेयर एक्ट जैसा आपको क्या बनाया है, फील दिया है बच्चों। नंबर वन, तो बच्चों कोई भी व्यक्ति, सब सेक्शन 2 को ध्यान में रख के कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ऑथराइज डीलर से फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कोई भी इंसान ऑथराइज डीलर बैंक से फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके क्या कर सकता है, बता सकता है कि कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो अलाउड है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कितना फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा आपको, या कोई भी कंडीशन। ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑन लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years by person resident in India or a person resident outside India may be prohibited and regulated by RBI। मतलब किसी भी इंसान को इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, इसको छोड़ के, लीज 5 साल से 5 साल तक के पीरियड की लीज को छोड़ के कोई भी इंसान इंडिया के बाहर का है और उसको इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज 5 साल की छोड़ के, तो उसके बारे में आरबीआई को पावर दिया है कि आरबीआई क्या कर सकती है, उसको प्रोहिबिट कर सकती है और आरबीआई उसको रेगुलेट कर सकती है। कुछ नहीं, इसका मतलब आरबीआई रेगुलेशंस बना देगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है, आरबीआई के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स बना सकती है, कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिसेबल है, कितना फॉरेन एक्सचेंज देगा आपको ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 काफी अच्छा सेक्शन है बच्चों। कोई भी इंडिया का इंसान, कोई भी इंडिया का इंसान इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने, किसी भी इंडिया के इंसान ने अगर इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी, कब खरीदी थी बच्चों, जब वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, या फिर उसको प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर के इंसान से विरासत में मिली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, सेम आरबीआई क्या कर सकता है बच्चों, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस वगैरह को रेगुलेट कर सकता है।
मतलब फॉरेन कंपनीज को अगर इंडिया में ब्रांच वगैरह खोलनी है तो आरबीआई उसके लिए रेगुलेशंस बना सकता है। तो बच्चों ये बेसिकली क्या हो गए, ये बेसिकली नियम हो गए। अब ध्यान से करो। अब बच्चों सबसे पहला इसके अंदर ये बच्चों, ये आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ अक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया। इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी कैसे अक्वायर करेगा कौन सा व्यक्ति, रेसिडेंट इन इंडिया। सो दुष्यंत सर को, दुष्यंत जैन इज एन इंडियन सिटीजन प्लस आई एम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर मुझे इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर करना है तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 तो बोलते ही है कि अगर आपने इंडिया के बाहर से के इंसान से इनहेरिट किया था तो आप रख सकते हो। इंडिया जब आप इंडिया के बाहर रहते थे वहां से तब आपने खरीदा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखो। तो बच्चों, तो सेक्शन सब 6 सबसेक्शन 4, और इसके लिए आरबीआई ने क्या बनाया है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन, एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन बनाया आरबीआई ने। तो कोई भी व्यक्ति इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है बिना आरबीआई की परमिशन के, अगर ये सारी कंडीशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। नंबर 1, प्रॉपर्टी अगर किसी फॉरेन सिटीजन के पास ही है तो हमको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। पैरा, आने के पहले से ही आपके पास प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंडिया के बाहर के किसी इंसान से आपको गिफ्ट में मिली है प्रॉपर्टी, या इनहेरिटेंस, आप मरने के बाद वो आपके लिए छोड़ के गया है। उसके बाद आपने इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है बट आप सिंगल ओनर नहीं है, जॉइंट ओनर है। ठीक है, तो आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है आपकी और आप अपने किसी रिश्ते, आप अपने रिलेटिव के साथ जॉइंटली ओन करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपका कोई भी पैसा इंडिया के बाहर नहीं गया है। मतलब मेरे मेरे भाई ने इंडिया के बाहर घर खरीदा और उसने जॉइंट ओनर में मेरा नाम ऐड कर दिया। मैं इंडिया में हूँ लेकिन इंडिया से कोई भी पैसा इंडिया के बाहर नहीं गया है। ठीक है, आरएफसी अकाउंट में पैसा रखा है वहां से खरीद ली। ठीक है, एलआरएस के अंदर पैसा रखा है आपने वहां से खरीद ली, और अगर आपने ऊपर लिखे हुए तरीकों से प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो किसी दूसरे रेसिडेंट इन इंडिया को आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। उसके बाद द बिलो मेंशन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कैन बी एंटर्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकता है बच्चों, प्लीज हियर। तो अगर आप कौन है बच्चों, इफ यू हैपन टू बी अ पर्सन रेसिडेंट इन, तो बच्चों अगर क्या है बच्चों, आप अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैं तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आप इंडिया के बाहर के लोगों से कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, ईसीबी बेसिकली। फॉरेन करेंसी लोन ले सकते हैं आप, इंडिया में ले सकते हैं, इंडिया के बाहर के लोगों से ले सकते हैं, बट देने वाला फॉरेन का सोर्स ही होगा। फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं आप, इंडिया के बाहर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप इंडिया के बाहर जब जेवीडब्ल्यूएस कर सकते हैं, बेसिकली ये एफडीआई है। ठीक है, ये रिपीट हो गया ये पॉइंट। उसके बाद इंडिया के बाहर के किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो आप गारंटी दे सकते हैं उसके बिहाफ पे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, आप फॉरेन से पैसे इंडिया ला सकते हैं, इंडिया से पैसे इंडिया के बाहर लेके जा सकते हैं। आप इंडिया के बाहर बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, इंडिया के बाहर मैं लंदन में एक बैंक अकाउंट खोल दूं और उसमें $10,000 लेके चला जाऊं, रख सकता हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं बच्चों, ये एसेट है। जैसे इंडिया के बाहर आपका बैंक अकाउंट है वो भी क्या है, आपका एसेट है। आप इंडिया के बाहर के लोगों को लोन दे सकते हैं, लोन देना भी फॉरेन कैपिटल अकाउंट है और लोन लेना भी कैपिटल अकाउंट है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कहने का मतलब है इंडिया में आपका कोई कैपिटल एसेट था, आप उसको क्या कर रहे हैं, इंडिया के बाहर क्या कर रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया के बाहर यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खेल रहे हैं, ये करंट अकाउंट के अंदर नहीं आ रही, ये किसके अंदर ट्रीट कर रहे हैं, एफ एंड ओ। मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर नहीं खरीद रहे हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में एफ एंड ओ कर रहे हैं, इसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की श्रेणी में माना गया। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 2.5 लाख, करंट और कैपिटल दोनों के लिए 2.5 लाख थी, अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से आपकी वैल्यू 2.5 लाख, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन में 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा की वैल्यू है, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बच्चों, जैक लाइन इंडिया के बाहर रहती है और वो इंडिया के साथ क्या करना चाहती है, या वो इंडियंस के साथ क्या करना चाहती है, इंडिया में क्या करना चाहती है, एसेट्स या लाइबिलिटीज अक्वायर करना चाहती है, तो वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकती है, ओडीआई कर सकती है, सॉरी
अरे बच्चों सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया था। हाँ, सेटिंग अप और होली ओन सब्सिडरी, ये सॉरी दिस वाज ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, जेकलाइन क्या करना चाहती है बच्चों? एफडीआई, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती है। इंडियन लोगों को लोन चाहिए तो जेकलाइन क्या दे रही है? गारंटी दे रही है। जेकलाइन डायरेक्टली लोन दे रही है, तो बेसिकली ईसीबी। जेकलाइन इंडिया में फॉरेन करेंसी अकाउंट, जेकलाइन इंडिया में अकाउंट वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कर रही है। रेमिटेंस ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कोई एसेट वो इंडिया के बाहर लेके जा रही है। किसी फॉर्म की कैपिटल में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में क्या कर रही है? प्रॉपर्टी परचेज कर रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को हम बचाना चाहते हैं, और हम खुद को ही बचाना चाहते हैं, इसलिए कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो हमने मना कर दिया। चिट फंड्स में आप पैसा नहीं डाल सकते। एनआरआई को स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पे। निधि कंपनी में आप पैसे नहीं डाल सकते। एग्रीकल्चर, फार्म हाउस, प्लांटेशन, रियल एस्टेट डीलिंग, वैकेंट लैंड बाय करके सेल कर देना। टीडीआर, जब सरकार आपकी प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करती है, किसी सरकारी पर्पस के लिए जब सरकार आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है, तो आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने के एवज में सरकार कैश नहीं देती, आपको क्या दे देती है? टीडीआर। तो टीडीआर में भी आप क्या नहीं कर सकते? टीडीआर में भी आप ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। जब आप आरबीआई से या ऑथराइज रिजर्व बैंक से क्या लें? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज लें, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? इज एवरीवन विथ मी टिल हियर? बच्चों, इज एवरीवन विथ मी टिल हियर? अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा कौन सेक्शन? सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है? रियलाइजेशन, रिपाट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलिए बच्चों, तो मेरा जो अगला डिस्कशन है आपके साथ, दैट इज ऑन रियलाइजेशन, रिपाट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान देखिए, इधर देखो। तो यहाँ पे आपको फैमा पढ़ना है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फैमा के ये रेगुले आरबीआई ने रेगुलेशंस बनाए, ये रेगुलेशंस पढ़ना है। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए कंटेंट बनाया। सबसे पहला, तो सेक्शन 8 के ऊपर क्वेश्चन आया रियलाइजेशन, रिपाट्रिएशन के ऊपर, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी, ये लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला, पहला है किसी इंसान को अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन से मिलना ड्यू है, किसी इंसान के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज आना है, मुझे किसी से फॉरेन एक्सचेंज लेना है, तो मुझे सारे स्टेप्स लेने हैं, किस लिए? उस पैसे को क्या करने के लिए? रिकवर करने। वन। दूसरा, एक बार पैसा आपने रियलाइज कर लिया और उसको आप रिपाट्रिएट, मतलब आपने एक बार पैसा इंडिया आ गया, मतलब आपके बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसी आ गई है, तो आपको वो ऑथराइज डीलर बैंक को क्या करना है? सेल करना है। सीधी बात है। मेरे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में अगर $100 दिख रहे हैं, एक जाके फॉर्म भरना है, और वो $100 के बदले मुझे क्या लेना है? रुपए लेना है। तीसरा, अगर आपको रुपए में पेमेंट मिला है, आपकी जो फॉरेन पार्टी है उसने आपको रुपए में पेमेंट दिया है आपके बैंक अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे कि आपने रियलाइज भी कर लिया है और रिपाट्रिएट भी कर लिया है। उसके बाद, अगर अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, अगर आप क्या नहीं है बच्चों, अगर आप कोई इंडिविजुअल नहीं है और आपको इंडिया के बाहर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई इनकम मिलती है, या फिर इंडिया के बाहर आपका कोई लॉफुल ऑब्लिगेशन था, कोई केस चल रहा था, वो आपका सेटल हो गया, उसमें आपको पैसे मिलते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल नहीं है और आपको कोई प्रॉपर्टी आप इनहेरिट वगैरह करते हैं, तो उसका अगर आपको कुछ पैसा वैसा मिलता है, तो ये सारे पैसे आपको क्या करना है बच्चों? ये सारे पैसे आपको जिस दिन ये पैसे मिल रहे हैं आपको 7 दिन के अंदर क्या करना है बच्चों? इंडिया में लेकर आना है। ठीक है, और इन सारे केसेस के अलावा अगर आप इंडिविजुअल नहीं है और आपको पैसे मिल रहे हैं, तो 90 डेज के अंदर आपको पैसे लेके आने हैं। ठीक। उसके बाद आपने क्या लिया था बच्चों? आप अगेन आप इंडिविजुअल नहीं है और आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज दिया था, लेकिन वो पर्पस के लिए आपको उस फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बाहर आप किसी कंपनी को अक्वायर करने वाले थे, इसलिए आपने एक्विजिशन के लिए फॉरेन एक्सचेंज लिया था उस कंपनी को अक्वायर करने के लिए, लेकिन बाद में आपकी वो डील क्या हो गई? कैंसिल हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपने फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर किया था उसके 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। ठीक है,
आप इंडिया के बाहर घूमने गए और गए घूमने के लिए, इंडिया से अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज लेके गए थे, बट आप क्या किया, उस फॉरेन एक्सचेंज को बचा के लिए आए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास कैश या कॉइन में है तो 90 डेज के अंदर, और अगर ट्रेवलर्स चेक में है तो 180 डेज के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, अमाउंट को, पैसे को सरेंडर करना है। ठीक है, ये ध्यान। तो बच्चों अगर रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन के ऊपर आता है तो बच्चों ये 6 सिंपल से पॉइंट्स हैं बच्चों, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, मैनर ऑफ रिपाट्रिएशन। बच्चों जब आप इंडिया के बाहर से फॉरेन एक्सचेंज लेके आए तो आप उसको रिपाट्रिएट कैसे करेंगे, सरेंडर कैसे करेंगे। ऑथराइज डीलर को बेच दो, इंडिया में अपना आरएफसी अकाउंट है वहां पे रख लो, या फिर आप फॉरेन करेंसी लेके आ गए, आपकी इंडिया के बाहर आपको कोई उधार वगैरह देना है फॉरेन करेंसी में, आप वो पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज रेमिटेंसेज ऑफ एसेट, सेक्शन 47। देखिए, कैपिटल एसेट मतलब इंडिया से हमको एसेट कहाँ भेजना है, इंडिया के बाहर भेजना है। देखो चलिए, एवरीवन प्लीज हियर, रेमिटेंसेज ऑफ एसेट प्लीज हियर। तो अगर आप, तो बेसिकली इंडिया से एसेट बाहर भेजना, तो वी हैव टू सेंड द एसेट फ्रॉम इंडिया टू सेंड इंडिया। तो बच्चों हमें इंडिया से एसेट कहाँ भेजना है, बाहर भेजना है, कैसे भेजेंगे, देखो ध्यान। आप एनआरआई नहीं हो, पीआईओ नहीं हो, तो यहाँ पे आरबीआई ने एक रेगुलेशन बनाया 2016 में, रेमिटेंस ऑफ एसेट रेगुलेशन, उसके हिसाब से आप भेज सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इंडिया के बाहर आपको एसेट भेजना है, तो सबसे पहले बच्चों व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एसेट, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट, ध्यान से कहो। सबसे पहला, एसेट का मतलब क्या होता है, आपकी एफडी, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर्स वगैरह थे आपके पास इंडिया में, उनको सेल करके जो पैसा आया, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को सेल करके जो पैसा आया, ये सारी चीज। तो तो ये सारी चीजें बच्चों, आप इंडिया में शायद जॉब कर रहे थे कहीं पे, या फिर इंडिया में आपकी पत्नी थी, उसकी डेथ हो गई, पत्नी की प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट कर ली है, अब वो बेच बाच के आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, लेट्स सी। तो बच्चों सबसे पहला, आप इंडिया में नौकरी से रिटायर हुए हो, ठीक है, आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 के अंदर इंडिया के बाहर के लोगों ने क्या दिया था, प्रॉपर्टी वगैरह। सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में कौन है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया may hold, own or transfer or invest in any Indian currency if such security was acquired कहीं और सेक्शन से। तो जो अगर, हाँ, सबसे पहले आप इंडिया से रिटायर हुए हो, या फिर आप रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, आप इंडिया आए थे, किसी इंडियन ने आपको कोई प्रॉपर्टी क्या दी थी, गिफ्ट में दी थी, मतलब आप फॉरेनर हो, जैकलाइन इंडिया आई और मैंने उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी, या फिर उसको इनहेरिटेंस में मिल गई मुझसे प्रॉपर्टी, या फिर आप नॉन रेसिडेंट विडो हैं, मतलब आपका पति इंडियन था, आप फॉरेनर हैं, या फिर आप विडोअर हैं, विडोअर मतलब आपकी पत्नी इंडियन थी और आप फॉरेनर थे, और आपकी पत्नी की डेथ हो गई और आप विडोअर हैं बच्चों, आप विदुर हो गए हैं। ठीक है, और आपने अपने पति या पत्नी, मतलब जो भी इंडियन था, आपका पति इंडियन था तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आपकी पत्नी इंडियन थी जो मर गई, उसकी प्रॉपर्टी थी, अब आप इसको इंडिया के बाहर लेके जाना चाहते हैं। तो इन तीनों केसेस में आप 1 साल में कितना भेज सकते हैं बच्चों, इन तीनों केसेस में बच्चों आप 1 साल में $1 मिलियन आप भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट का अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो एक ही ब्रांच ऑथराइज डीलर की आप यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक फॉरेन स्टूडेंट थे, यू वर अ फॉरेन स्टूडेंट,
और आपने इंडिया में अपनी पढ़ाई कर ली है और आपके बैंक में पैसे रखे हुए हैं, कौन से, जो आपके माँ बाप ने आपको भेजे थे, ठीक है, या फिर, हाँ जी, या फिर आपको माँ बाप ने भेजे थे, प्लस आपने इंडिया में जॉब वगैरह किया तो आपको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड, जॉब मतलब आर्टिकलशिप पे आपको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिली, या कॉलेज के, तो ये सारे पैसे जितने भी हैं बच्चों, आप इंडिया के बाहर भेज सकते हो। यहाँ पे 1 मिलियन वाला रिस्ट्रिक्शन, डी वाले पॉइंट में याद रखिएगा, $1 मिलियन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज किसके ऊपर अवेलेबल थी, एनआरआई के छोड़ के। नेक्स्ट, अब बच्चों किसके लिए है, अब बच्चों एनआरआई, जैसे सुंदर पिच्चई, सुंदर पिच्चई मान लीजिए, अब तो खैर वो फॉरेन के सिटीजन है, सुंदर पिच्चई मान लीजिए एनआरआई है, जस्ट यू कैन अज्यूम कि सुंदर पिच्चई इज एन एनआरआई। तो बच्चों आप एक एनआरआई थे या पीआईओ थे, अब बच्चों इंडिया में आपके कुछ एसेट्स थे और आप इन एसेट्स को इंडिया के बाहर क्या करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। देखिए, पीआईओ यहाँ पे ओसीआई को इंक्लूड करता है, ठीक है। एनआरआई पीआईओ भी क्या कर सकते हैं, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर इंडिया के बाहर क्या कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। दे कैन रेमिट कैपिटल एसेट्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, पहला। और ये रेमिटेंस कहाँ से आएगा, मतलब ये पैसे अपन कैसे भेजेंगे, इंडिया में आपका क्या था, आपका इंडिया में नॉन रेसिडेंट अकाउंट था, उसके बाद उसमें कुछ पैसे, उसमें पैसे रखे हुए हैं, या आप लेके जाना चाहते हैं। इंडिया में आपके पास एसेट्स थे जो आपने विरासत में या किसी और तरीके से एक्वायर किए हैं। उसके बाद आपने इंडिया में क्या किया है बच्चों, अपने फादर के साथ सेटलमेंट वगैरह किया, पार्टीशन किया, और उसमें आपको क्या मिले हैं, एसेट वगैरह मिले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई बच्चों। उसके बाद तो बेसिकली सेटलमेंट के टाइम पे, अच्छा ये सेटलमेंट कब है, डेथ के बाद, मतलब इनहेरिटेंस वगैरह में या विल के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद नो डेथ ऑफ सेटलर, ये वाला पॉइंट है, नो डेथ ऑफ सेटलर मतलब यहाँ पे पापा ने जीते जी क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, तो ये सारे तरीकों से आपको पैसे मिलते हैं, तो आप इंडिया के बाहर $1 मिलियन पर ईयर क्या कर सकते हैं, इंडिया के बाहर रेमिटेंस कर सकते हैं। और जब आप इंडिया के बाहर रेमिटेंस करें, जब ऑथराइज डीलर बैंक के थ्रू आप $1 मिलियन भेजें एक साल में, तो आपको ऑथराइज डीलर बैंक पे एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं विजय माल्या नहीं हूँ। विजय माल्या नहीं हूँ मतलब ये मत सोचना कि ये पैसे मैं बैंक से लोन लेके भाग रहा हूँ या किसी इंडियन से बोरो करके भाग रहा हूँ, नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। रेमिटेंसेज बाय कंपनीज और एंटिटीज, कंपनीज और एंटिटीज मतलब, हम्म, तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी और ये वाइंडिंग अप में गई। एक्स लिमिटेड के 40 एम्प्लॉयज जो थे वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, और एक्स लिमिटेड के 75 शेयर होल्डर्स जो थे वो भी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे। अब वाइंडिंग अप में अगर सरप्लस बचता है तो अपने को इंडिया के बाहर भेजना पड़ेगा, राइट, तो देखो ध्यान से। तो रेमिटेंसेज आप कर सकते हैं बाय सच कंपनी जो लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में, किसको, फॉरेन शेयर होल्डर्स को, इन द फॉलोइंग मैनर। पहला, एम्प्लॉइज, ये जो 40 एम्प्लॉइज थे इनके प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन के ड्यूज वगैरह ये आप बेच सकते हैं। ऑडिटर एक सर्टिफिकेट दे दें कि सारी लाइबिलिटीज पे कर दी हैं, कंपनीज एक्ट और आईबीसी के प्रोविजन आप फॉलो कर दें। और उसके बाद ऑडिटर, अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो एक ऑडिटर वापस एक सर्टिफिकेट दे कि नो कोई भी लाइबिलिटी आपको पे करना नहीं है, इंडिया में आपने सारी लाइबिलिटीज क्लियर कर दी हैं, और कोई भी लीगल इश्यू नहीं है रेमिटेंस करने में, रेमिटेंस हो सकता है। तो आप फॉरेन शेयर होल्डर्स को भी पैसे दे सकते हैं, और फॉरेन के एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड का ड्यू वगैरह है वो भी आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? रेमिटेंसेज ऑन वाइंडिंग अप ऑफ फॉरेन ब्रांच, बच्चों इधर देखो, फॉरेन ब्रांचेस मतलब फॉरेन कंपनीज, अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं, व्हाट आर फॉरेन कंपनीज, हाँ जी, दीदी, नितिशा जी प्लीज बताइए, व्हाट इज फॉरेन कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर, गुड, गुड, यस, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज एस्टेब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जब फॉरेन ब्रांचेस अपना ऑफिस इंडिया में क्लोज करें, वो क्या कर सकते हैं, जब फॉरेन ब्रांचेस अपना ऑफिस इंडिया में क्या करें, क्लोज करते करें, तो वो इंडिया के बाहर एसेट्स रेमिट कर सकते हैं, ठीक है।
पहला क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? आपको आरबीआई ने एक लेटर दिया था, किस लिए लेटर दिया था? इंडिया में ब्रांच एस्टेब्लिश करने के लिए, वो लेटर लगा दो। क्योंकि जब आप इंडिया में, फॉरेन कंपनी इंडिया में ब्रांच एस्टेब्लिश करती तो उसे आरबीआई की क्या लेनी पड़ती? परमिशन। तो आरबीआई ने जो ब्रांच एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन लेटर दिया था वो लगा दो। ब्रांच को तरीका बताना है कि इंडिया के बाहर जो फंड्स हैं वो रेमिट कैसे होंगे, और ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना है कि सारी लाइबिलिटीज पे कर दी गई हैं, और इंडिया में जो आपके एम्प्लॉयज़ थे उनका पीएफ ग्रेच्युटी वगैरह कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर ब्रांच ने कुछ, फॉरेन कंपनी की ब्रांच ने इंडिया के बाहर कोई सामान वगैरह बेचा था, उसका कोई पैसा अगर रिसीव करना है, फॉरेन की ब्रांच ने इंडिया के बाहर कोई फॉरेन एक्सचेंज में कमाई की थी, तो वो कमाई अनरिपाट्रिएटेड नहीं होनी चाहिए। आरबीआई के रूल्स वगैरह फॉलो करने चाहिए। एक ब्रांच से सर्टिफिकेट ले लो कि उसका इंडिया में, उसके खिलाफ इंडिया में कोई भी केस वगैरह पेंडिंग नहीं है, और आरओसी को रिपोर्ट कि जो उनका ब्रांच की वाइंडिंग अप हो रही है वो सही तरीके से हो। तो बच्चों ये केसेस में आप क्या कर सकते हैं? तो ब्रांच खत्म हो रही है, ब्रांच को हम बंद कर रहे हैं, और ब्रांच के एसेट्स वगैरह हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आ रहा है उसको हम इंडिया के बाहर भेजना चाहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए और आप ब्रांच के एसेट्स को इंडिया के बाहर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अभी तो मैंने जनरली अपन ने देख लिया, जैसे अपन ने 4 तरह के रेमिटेंसेस देख लिए अभी अपन ने। इधर देखिए, तो अपन ने जो रेमिटेंसेस देखे बेसिकली वो हमने 4 तरह के रेमिटेंसेस देखे। पहला, एक तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला $1 मिलियन प्लस फॉरेन के स्टूडेंट वाला देख लिया। दूसरा अपन ने क्या देख लिया? एनआरआई का देख लिया, $1 मिलियन वाला। तीसरा अपन ने क्या देख लिया? एक इंडियन कंपनी जो वाइंडिंग अप में जा रही है और वो फॉरेन शेयर होल्डर को और फॉरेन के एम्प्लॉयज़ को दे रही है पैसे। और चौथा अपन ने देख लिया फॉरेन की ब्रांचेस। अब ये दो केस में कोई लिमिट नहीं, देर इज़ नो लिमिट। सिर्फ कंडीशंस है, वो कंडीशन आप फुलफिल कर दीजिए। इन दो केस में कोई लिमिट, इन दो केस में $1 मिलियन की लिमिट है। नेक्स्ट इज, अब ऐसा कब कब होगा? नेक्स्ट इज, ऐसा कब कब होगा कि आपको क्या करना है? हाँ जी बच्चों, ऐसा कब कब होगा कि आपको इंडिया के बाहर क्या करना है? आपको इंडिया के बाहर एसेट रेमिट करना है, भेजना है एसेट, पर आपको किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। देखो अभी तक तो मैंने आपको बिना आरबीआई के अप्रूवल के सारा काम करवा दिया। अब ऐसा कब कब होगा कि इंडिया के बाहर यू नीड टू रेमिट एन एसेट एंड यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई। पहला, पहला सिंपल है, $1 मिलियन। ठीक है, अगर आपका $1 मिलियन के से ऊपर है। दूसरा, when hardship will be caused to a person if remittance from India is not made to such person, not allowed to such person। मतलब आपका रेमिटेंस जो है, आपको पैसे इंडिया के बाहर भेजने हैं, और आपका जो है, जो पैसे आपको इंडिया के बाहर भेजना है, वो किसी भी केस के अंदर कवर्ड नहीं है। ना वो वाइंडिंग अप के, मतलब आपको इंडिया के बाहर रेमिट तो करना है, बट आपका केस यहाँ पे कहीं पे भी कवर्ड नहीं है। आपका केस यहाँ पे कहीं पे भी क्या नहीं है? कवर्ड नहीं है, और आपको इंडिया से पैसे भेजने हैं, और आप आरबीआई से परमिशन मांग रहे हो। आरबीआई को लगता है कि अगर आपको अलाउ नहीं किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। और चौथा, इंडिया के बाहर आपको एसेट्स भेजने हैं, और सेम यहाँ पे हो सकता है आपको हार्डशिप हो या ना हो, बट आपका केस कहीं भी क्या नहीं है? कवर्ड नहीं है। सेम, पर तीसरे वाले केस में भी आपका केस कहीं पे कवर्ड नहीं था, और आरबीआई को लगता था कि आपको हार्डशिप होगी। चौथे वाले में सिर्फ आपका केस कहीं पे कवर्ड नहीं है, तो भी आप आरबीआई की परमिशन लेके पैसे रेमिट कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी इंडिया से तुम रेमिटेंस करो, आरबीआई की परमिशन के साथ करो, आरबीआई की परमिशन के बिना करो, इनकम टैक्स क्लियरेंस लेने के बाद ही आपको अलाउ करेंगे। नाउ कम टू सेक्शन 9, एग्जम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन। वाह, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपने इंडिया के बाहर पैसे तो कमाए हैं? ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपने इंडिया के बाहर पैसे तो कमाए हैं, पर आपको पैसे के क्या करने की जरूरत नहीं है? आपको पैसे रियलाइज या फिर रिपाट्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आरबीआई एग्जाम कर दे, 8 जुलाई 1947 के पहले आपके पास फॉरेन करेंसी थी, उससे आपको इनकम आज भी मिल रही है, तो वो पैसे
आप इंडिया के बाहर मत लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के अंदर मत लाइए। मतलब 8 जुलाई 1940 फेरा जब था, तब आपने इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उसको आप इंडिया में रिपाट्रिएट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गिफ्ट मिला है, इनहेरिटेंस मिला है फ्रॉम रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और उस इनकम, उस गिफ्ट इनहेरिटेंस, कोई आपको एसेट मिला है वो इंडिया के बाहर है, उससे आपको इनकम हो रही है, आप इंडिया लेके मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी और कॉइन, आरबीआई जिन लोगों को अलाउ कर दे, वो अपने पास इतनी करेंसी जितना कॉइन रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आरबीआई अलाउ करती है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई एग्जाम्पशन बता सकती है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, वोकेशन मतलब प्रोफेशनल सर्विस, ऑनरेरियम, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। तो आप कितने पैसे मैक्सिमम अपने पास रख सकते हैं? $2000 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो। तो आरबीआई लिमिट बता सकती है। ऑथोराइज डीलर जितना चाहे उतना रख सकता है। फॉरेन कॉइन्स आपको जितने रखने हैं आप रख लीजिए, $2000 तक आप रख सकते हैं। आरएफसी अकाउंट पढ़ा था अपन ने, गिफ्ट इनहेरिटेंस, मतलब किसी भी तरीके से आप इंडिया में आए हैं, $2000 तक आप अपने पास रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो बंदा रेसिडेंट इन इंडिया है पर परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, वो जब इंडिया के बाहर रहता था, तो इंडिया के बाहर रह के उसके पास जितने भी एसेट वगैरह थे, जितने भी पैसे थे, वो इंडिया क्या कर सकता है, रिपाट्रिएट कर सकता है, लेके आ सकता है, उसको अपने पास रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो नहीं भी लाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था बच्चों। इस बार ईसीआईपीएल में तो आपको पता है कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर मैं बेटा मैं क्या बोलूँ, ठीक है जी, आपके कंसर्न, आपके ग्रीवेंस को मैं समझता हूँ, बट बेटा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। चलिए ना, अब बच्चों मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था बच्चों, दिस दिस वाज इंट्रोड्यूस थ्रू अमेंडमेंट। लेट्स सी कि भाई, इधर देखो, एज पर रेगुलेशन 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशन 2023, receipt and payment for export to or import from the countries given below of eligible goods and service shall be made as, यहाँ देखो बच्चों, तो अगर बच्चों अभी कुछ कंट्रीज बताई गई हैं, इन कंट्रीज के साथ अपन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे दिस ईयर, अभी नीचे आपको कुछ कंट्रीज बताई हुई हैं, इन कंट्रीज के साथ अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे तो आपको नीचे लिखी हुई कंडीशंस क्या करनी है, नीचे लिखी हुई चीज़ें आपको क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। ध्यान देखो, तो अगर आप नेपाल और भूटान के लोगों के साथ एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें तो पेमेंट कैसे करोगे? तो नेपाल और भूटान के साथ आप पेमेंट जो भी करो आप इंडियन रुपीज में ही करोगे बच्चों। लेकिन अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से हम सामान बेच रहे हैं, और नेपाल का जो इम्पोर्टर है, नेपाल के इम्पोर्टर को नेपाल के जो बैंक ने फॉरेन करेंसी में पेमेंट अलाउ कर दिया है, वाह। तो मैं नेपाल को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और नेपाल का जो इम्पोर्टर है जो मुझसे इम्पोर्ट कर रहा है, वो बोलता है सर मैं आपको डॉलर में पेमेंट दूंगा, मैं मना करूंगा, मैंने दे दे भाई। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, वहां से, मैं वहां से नेपाल से कुछ इंपोर्ट करता हूँ, तो मुझे पेमेंट रुपीज में ही देना है, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रीज किसकी मेंबर हैं, जो कंट्री एसीयू की मेंबर है, नेपाल और भूटान को छोड़ के, उनको हम पेमेंट कैसे करेंगे, एसीयू मैकेनिज्म के थ्रू। एसीयू मतलब बच्चों, एसीयू की मेंबर मतलब, जैसे बच्चों अभी जैसे हम लोग डॉलर को काटने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को हम जितना कम यूज करें उतना अच्छा है, तो एसीयू के जो मेंबर्स हैं बच्चों, वो अपनी एसीयू करेंसी में डील करते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि डॉलर की जरूरत ना पड़े। तो आप एसीयू मैकेनिज्म के थ्रू पे कर सकते हैं बच्चों, नेपाल और भूटान को छोड़ के, ठीक है। इन केस ऑफ इम्पोर्ट, व्हेन गुड्स आर शिप्ड टू इंडिया, जब गुड्स इंडिया में आते हैं फ्रॉम एनी मेंबर ऑफ एसीयू, अगर एसीयू कंट्री से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं बट रेसिडेंट एसीयू का नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना एसीयू का पार्ट नहीं है, वियतनाम एसीयू का पार्ट है, तो चाइना का जो एक्सपोर्टर है वो अपने गुड्स वियतनाम भेजता है एसीयू कंट्री में, और वियतनाम से इंडिया आते हैं, तो पेमेंट कौन सी करेंसी में होगा, ये आरबीआई बताएगी। सॉरी, द पेमेंट विल मैनर एज स्पेसिफाइड इन पॉइंट बिलो, लेट्स सी, या नीचे देख लो, कंट्रीज अदर देन मेंबर ऑफ एसीयू,
इन इंडियन रुपीज। और ऐसी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं जो एसीयू के मेंबर नहीं है, पेमेंट कैसे होगा? इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में। और इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो तरीका बताया गया उसके हिसाब से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो ट्रेड ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट कौन सी ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रेड ट्रांजेक्शन। घूमने घूमने गए तो नेपाल और भूटान इन इंडियन रुपीस। और अगर आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भूटान में तो पेमेंट आप फॉरेन करेंसी में, मतलब आप भूटान में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो भूटान की किसी कंपनी में तो आप फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हो। अदर कंट्रीज में क्या कर सकते हो? रुपीज में भी पे कर सकते हो और फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हो, जैसा आरबीआई ने बताया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। चलो, नेक्स्ट इज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन। चलिए बच्चों, कौन किसके द्वारा? एनआरआई। क्या एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है? जी हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस को छोड़ के। क्या एनआरआई प्रॉपर्टी बेच सकता है? किसी दूसरे एनआरआई को कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकता है इन तीन प्रॉपर्टी को छोड़ के। एनआरआई ने सर इंडिया में अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो क्या वो इसका पैसा इंडिया के बाहर लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है। एनआरआई अगर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदेगा, एनआरआई अगर इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदेगा तो कैसे पैसे भेजेगा इंडिया में? इनवर्ड रेमिटेंस कर सकता है। उसके बाद उसका फॉर FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, इनके थ्रू पे कर सकता है बच्चों। नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रेवलर चेक, फॉरेन करेंसी नोट के हिसाब से वो पेमेंट नहीं दे सकता। उसके बाद गिफ्ट के थ्रू कोई भी वो प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर कर सकता है एग्रीकल्चर वगैरह को छोड़ के। ठीक है, किसी इंडियन से या किसी दूसरे एनआरआई से OCI से गिफ्ट के थ्रू भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, बट एग्रीकल्चर वगैरह को छोड़ के। ठीक है, हाँ। लेकिन एनआरआई गिफ्ट के थ्रू प्रॉपर्टी को क्या इनहेरिटेंस? अब एनआरआई कोई मान लो यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पिताजी की इंडिया में प्रॉपर्टी, पिताजी के मरने के बाद जो पिताजी की प्रॉपर्टी थी वो एनआरआई इनहेरिटेंस में ले सकता है, हाँ। गिफ्ट के थ्रू ले नहीं सकता पर इनहेरिटेंस में ले सकता है, ये आपको ध्यान में रखिए। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? जॉइंट एक्विजिशन बाय स्पाउस ऑफ एनआरआई और OCI। बच्चों कोई बच्चे, ये तो टाइम पास ही है। एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो क्या नहीं है? एनआरआई या OCI नहीं है, जो क्या है? बीवी है। किसकी बीवी है? एनआरआई या OCI की। बच्चों क्या कर सकती है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने एनआरआई पति के साथ। सर अच्छा भला कोर्स को क्यों ये लोग बदनाम कर रहे हैं? रियल ही डजंट केयर अबाउट द स्टूडेंट, ही वांट्स देयर। ऐसा मत बोल बेटा पीके। पीके जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आप हमारे मैराथन्स देखिए एंड हमारे मैराथन्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दीज मैराथन्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू बेटा। चलिए, और अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार आप उनको मैसेज कीजिए जिनका नाम आपने यहाँ पे लिखा है, तो शायद वो आपकी हेल्प करेंगी। डेफिनेटली शी विल हेल्प यू पीके। चलिए, तो बच्चों एनआरआई की बीवी जो है वो फॉरेनर है। एनआरआई की जो बीवी है वो फॉरेनर है और वो इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहती है, तो वो अपने इंडिया में सिर्फ एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है अपने पति के साथ जॉइंटली। ये ध्यान रखिए, और वो भी एग्रीकल्चर प्लांटेशन को छोड़ के। पेमेंट वगैरह सब ऊपर लिखे हुए तरीके से ही आएंगे बच्चों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। एक्विजिशन बाय लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर बच्चों, बहुत सारे बेसिकली इज नॉट रिप्लाइंग। यार क्या बोलूं यार पीके। बस पीके जी आप मेरे मैराथन देखिए एंड आई एम श्योर दीज मैराथन्स आर गोइंग टू हेल्प यू। ये मैराथन आपको। थैंक यू पूजा बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, अब लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर कौन होते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले तो क्या लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं? तो सबसे पहला, हु एग्जैक्टली आर लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर? तो सबसे पहले
आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज में रहते हैं और वहां पे आप माइनॉरिटी हैं, वहां पे आप हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी या क्रिश्चियन हैं और इंडिया में आप रहने लगे हैं, ठीक है, और इंडिया आप आए, किसी तरह से बच के आप इंडिया आए और भारत सरकार ने आपको क्या दे दिया? और भारत सरकार ने आपको क्या दे दिया? लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने आपको लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया, तो क्या आप इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो? जी हाँ। आप एक रहने के लिए घर, आप एक घर रहने के लिए, ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए आप एक घर ले सकते हो, और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी वगैरह के लिए आप एक घर ले सकते हो। प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं होनी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे। और जब वो बंदा प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कलेक्टर है, कलेक्टर है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे क्लियरली बताना चाहिए कि उस इंसान की नेशनैलिटी क्या है और वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर है। अगर वो बंदा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल पाया गया तो उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? अटैच या कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक ऑफिस होता है, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को हम जमा कराएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं? यस, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन कब बेच सकते हैं? जब आपको क्या मिल जाए? इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको प्रॉपर्टी सिटीजनशिप अक्वायर करने के पहले बेचनी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक ऑफिस है, उसके थ्रू बेच सकते हैं। तो पंच लाइन क्या है? पंच लाइन यही है कि आप एक बिजनेस करने के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और एक प्रॉपर्टी आप रहने के लिए खरीद सकते हैं, मतलब कुल मिला के आप दो प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इज दैट क्लियर? चलिए, और आपके पास एलटीवी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वीजा। फॉरेन की एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, कॉन्सुलेट जनरल, अमेरिकन, जैसे अभी अमेरिका की एम्बेसी को कोई ऑफिस एस्टेब्लिश करना है दिल्ली में, अमेरिका की एम्बेसी को एक नया ऑफिस एस्टेब्लिश करना है कहाँ पे? दिल्ली में, क्या वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? हम्म, बिल्कुल कर सकती है। नॉर्मल बैंकिंग चैनल चैनल के थ्रू पैसे देना चाहिए, प्लस परमिशन किसकी लगेगी? आपको भारत के विदेश मंत्रालय की परमिशन, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक मिनट, प्रॉपर्टी किसको खरीदनी है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को खरीदनी है, और किस लिए खरीदनी है आपको? क्योंकि इंडिया में आपको क्या करनी है? परमिटेड एक्टिविटीज करनी है। तो बेसिकली परमिटेड एक्टिविटीज का मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है आपको कोई ब्रांच खोलनी है, कोई प्रोजेक्ट ऑफिस वगैरह खोलना है। तो अ ब्रांच और ऑफिस, अदर देन व्हाट बेटा? लाइसेंस ऑफिस, अगर इंडिया में आपको इस्टेब्लिश करना है तो आप इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, जो आपकी एक्टिविटीज के लिए क्या है? जरूरी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। जिस दिन एक्वायर किया उसके 90 डेज के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है आरबीआई के साथ, कौन से फॉर्म में? आईपीआई में। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने परमिटेड एक्टिविटीज लिए खरीदी है, आप उसको गिरवी भी रख सकते हो और पैसे भी रेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन सारी कंट्रीज को बिलोंग करते हो तो आप बिना आरबीआई के अप्रूवल के नहीं खरीद सकते, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आरबीआई का अप्रूवल लेना, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, सेक्शन 7 नीचे आ गया, हमने पहले सेक्शन 8 कर लिया, ठीक है, अपना मॉड्यूल के हिसाब से किया, बट इस सेक्शन 7 को अपन ऊपर कर देंगे। तो बच्चों, अगर आपको इंडिया से क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है बच्चों, ठीक है। इसके लिए तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बनी है हमारे यहाँ पे, बट फेमा के अंदर भी कुछ प्रोविजंस हैं। फेमा के अंदर भी क्या है बच्चों? कुछ प्रोविजंस है, किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी है। क्या है बच्चों? सबसे पहला, सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में, इसमें आप ये बता दें कि आप कितने रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कितना, आप कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट करें, ये पता करना मुश्किल है, तो बस आप ये बता दें कि करंट मार्केट सिचुएशन में एक्सपोर्ट करके आपको कितना मिल जाएगा, आप ये बता दें, ठीक है। फिर
दूसरे इंफॉर्मेशन, दूसरे डॉक्यूमेंट आपको आरबीआई को देने पड़ेंगे, जिससे आरबीआई ये सेटिस्फाइड हो जाए कि जो आप पैसे जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पैसे आपके इंडिया के बाहर डूबने वाले नहीं हैं। आरबीआई आपको डायरेक्शन दे सकती है कि एक्सपोर्ट का अमाउंट और जल्दी रिकवर कैसे होगा। ठीक है। अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया में बैठ के मैं बीपीओ वीपीओ की सर्विसेज दे रहा हूँ, कॉल सेंटर वगैरह की सर्विस एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, तो आपको ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर देने हैं कि आपकी सर्विस कितने की है। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर वगैरह, जो किसके थ्रू आप, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी शुड बी ड्यूली। अगर आपको पेमेंट वगैरह किसके थ्रू मिलने वाला है, जिसको आप बेच रहे हो उसके थ्रू मिलने वाला है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिलने वाला है, किसी ब्रोकर वगैरह के थ्रू मिलने वाला है, तो भी आपको ये प्रॉपर डिक्लेरेशन फॉर्म में बताना है। व्हाट इज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? महक जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट? हाँ जी, दिव्यांशी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मत कर माया पे अभिमान, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, मुझको जल्दी से बताओ। हाँ जी बेटा। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, मैंने बताया था। यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी, यस। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए अडानी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है, रोड बना रहा है, ट्रेन के इंजन सप्लाई कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, क्या हो गया बच्चों? ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। यस और नो? तो बच्चों, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने के पहले आपको अप्रूविंग अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा बच्चों। थैंक यू बेटा पूजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। ये 300 तो नहीं है, मतलब 200 है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 292 होता है, कभी 250 हो जाता है, सो आई थिंक 200 जो है वो कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं। बेटा आपका प्यार है, बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है बच्चों, बस इसी तरह से बनाए रखिए। ये तो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? ड्यूटी ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन और ऑथराइज डीलर। चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर का अपना जो मेन पार्ट था वो कहीं ना कहीं अपन ने खत्म किया, जो है मतलब सब्सटेंटिव पार्ट खत्म हो गया। अभी प्रोसीजरल पार्ट देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी आर गोइंग टू सी द प्रोसीजरल पार्ट। ध्यान से देखिए, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है बच्चों? ऑथराइज्ड पर्सन इंक्लूड एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है। ऑथराइज्ड डीलर की ड्यूटी क्या है? सबसे पहला, आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो करना। अगर डायरेक्शन फॉलो नहीं किए तो आरबीआई आपका लाइसेंस वगैरह रिवोक कर सकता है। आपको अपने क्लाइंट से अंडरटेकिंग लेनी है। किसी क्लाइंट को सर्विस देने के टाइम पे आपको अपने क्लाइंट से क्या लेनी है? अंडरटेकिंग। क्या? कि अ, उसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो फेमा को वायलेट नहीं करता। उसके बाद ऑथराइज डीलर को इंश्योर करना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज जिस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज जिस पर्पस के लिए लिया गया था उसी पर्पस के लिए यूज हो। ठीक है। अगर आपका क्लाइंट मना कर देता है कि वो बोलता है मैं फेमा को फॉलो नहीं करूंगा, ये क्या फेमा है, ये तो फालतू है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको उसको सर्विस नहीं देनी है और तुरंत इसकी सूचना आरबीआई को देना है। ठीक है। उसके बाद आरबीआई क्या कर सकता है बच्चों? आरबीआई आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकता है, और जब आरबीआई के लोग इंस्पेक्शन करने आए तो आपको आरबीआई के लोगों के साथ क्या करना है? कोऑपरेट करना है। आरबीआई ऑथराइज पर्सन को क्या दे सकती है? डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है। आरबीआई ऑथराइज को बोल सकती है कि तुमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज। आपको उनके डायरेक्शंस फॉलो करने हैं। आरबीआई आपके यहाँ पे क्या कर सकती है? इंस्पेक्शन कर सकती है, अपने ऑफिसर्स को भेज सकती है ये चेक करने के लिए कि आप कंप्लाइंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिन शर्तों पे आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन दिया था उन शर्तों का आप पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आरबीआई आपको पनिश भी कर सकती है। और इंस्पेक्शन के दौरान आपको आरबीआई के लोगों के साथ क्या करना है?
कोऑपरेट करना है। फिर उसके बाद आ गया बच्चों कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज। बच्चों इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और सेक्शन जो है बहुत बड़ा सेक्शन। सर हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल पूर्वेश, नहीं बोल रहे हो बेटा। चलिए इधर देखो, सेक्शन 13 के अंदर पेनल्टीज वगैरह बताई गई हैं बच्चों। क्या क्या पेनल्टीज वगैरह, अगर कोई भी बंदा क्या करता है, फेमा के प्रोविजन, फेमा के रूल्स रेगुलेशन वगैरह क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो या फिर आरबीआई के द्वारा दिए गए डायरेक्शन फॉलो नहीं करता, तो उसको कितने की पेनल्टी लग सकती है? 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रवेंशन इफ द अमाउंट इज क्वांटिफाइबल, और अमाउंट अगर क्वांटिफाइबल नहीं तो कितने का? 2 लाख रुपए तक का क्या लग सकता है बच्चों, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है। मतलब आपने कांड तो किया है, पर कांड में आपको कितना फायदा हुआ है, कितना आपने गवर्नमेंट का नुकसान किया है, ये नहीं पता चल रहा है, तो कितने का बच्चों? 2 लाख रुपए का आपको पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, और 5,000 रुपये पर डे का लग सकता है बस, जब तक कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, उसके बाद किसी इंसान ने अक्वायर किया है फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड अंडर 337A सब सेक्शन 1, कुछ नहीं बच्चों, उसके अंदर भी यही लिखा है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। 3 times ऑफ द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी एंड कॉन्फिस्केशन हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया में 1 साल में तुम इतने की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, तुमने उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी एक्वायर की, तो जितना तुमने जितना प्रिस्क्राइब लिमिट से जितने ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उसकी उसके 3 times की प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी जो इंडिया में है वो तुम्हारी क्या हो सकती है? कॉन्फिस्केट हो सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन राइटिंग में रिकमेंड इनिशिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो 13(1)(a) के अंदर वो 3 times वाला जो था कॉन्फिस्केशन वाला, आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं बच्चों? क्रिमिनल केस भी शुरू कर सकते हैं बच्चों। मतलब देखो ध्यान से, कॉन्फिस्केशन तो था ही, बट इंडिया में बच्चों अगर आपने इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर की है प्रिस्क्राइब वैल्यू से ज़्यादा, तो आपकी प्रॉपर्टी तो कॉन्फिस्केट कर ही सकते हैं, उसके अलावा आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं बच्चों? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन बोले तो क्रिमिनल केस भी क्या कर सकती है? शुरू कर सकती है। और पेनल्टी के अलावा आपको 5 साल तक की क्या हो सकती है बच्चों? जेल हो सकती है। लेकिन बच्चों क्रिमिनल कोर्ट किसी केस का संज्ञान खुद से नहीं लेगा बच्चों। मतलब क्रिमिनल कोर्ट कब 5 साल की सजा देने के लिए पिक्चर में आएगा? जब इस एक्ट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर के ऑफिसर क्या करते हैं बच्चों? जब कंप्लेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एडजुडिकेशन एंड अपील्स बच्चों, पेनल्टीज पेनल्टीज इम्पोज करना, आपके एसेट्स को क्या करवाना? कॉन्फिस्केट करवाना। ठीक है, आपके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केसेस फाइल करना सेक्शन 13 के अंदर। ये सारे काम किसके होते हैं बच्चों? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के। तो देखो बच्चों, इस एक्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन है? असिस्टेंट, डेप्यूटी, जॉइंट, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये सब क्या है बच्चों? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है बच्चों? ये वो अथॉरिटीज हैं जो इस एक्ट के अंदर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं और क्या करती हैं बच्चों? डिसीजंस देती हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है बच्चों? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी खुद से भी क्या कर सकती है? कंप्लेंट कंप्लेंट कर सकती है। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी खुद से भी क्या कर सकती है? अगर उनको लगता है कि आपने किसी प्रकार का उल्लंघन किया तो खुद से भी क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू कर सकती हैं। उसके बाद बच्चों, अगर आप किसके डिसीजन से खुश नहीं है, अगर आप असिस्टेंट या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर के डिसीजन से खुश नहीं है, आप स्पेशल डायरेक्टर के यहाँ जा सकते हैं। कितने के अंदर? 45 डेज के। ये ध्यान में रखिए। अगर आप एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर इनके डिसीजन से खुश नहीं है, या फिर इन दोनों ने के डिसीजन को स्पेशल डायरेक्टर के यहाँ चैलेंज किया, स्पेशल डायरेक्टर ने जो डिसीजन दिया अगर आप उससे खुश नहीं है, तो डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं? एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज में आप अपील कर सकते हैं। तो ये जो अगला डिस्कशन है बच्चों, दैट इज ऑन ATFE, एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ध्यान रखिए। चलिए बच्चों,
हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, इज एवरीवन विथ मी? तो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर्स होंगे। अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या स्पेशल डायरेक्टर के डिसीजन से खुश नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं? एटीएफई में जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एटीएफई में जब आप अपील फाइल करें तो जितने की पेनल्टी आपको लगाई थी डायरेक्टर्स वगैरह ने, उतनी पेनल्टी आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों? जमा करनी। उसके बाद अगर एटीएफई को लगता है कि पेनल्टी जितनी आपको इन्होंने लगवाई थी, नीचे के लोगों ने लगवाई थी जितनी पेनल्टी, उतनी पेनल्टी अगर आपसे जमा करवाएंगे तो एटीएफई को लगता है कि नहीं यार, अनड्यू हार्डशिप होगी, तो आपको वो क्या कर सकते हैं? एग्जम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एग्जम्प्ट करेंगे, लेकिन एग्जाम करते टाइम आपके ऊपर कंडीशन डाल देंगे कि बाद में, मतलब अभी के मैं एग्जाम कर रहा हूँ बट बाद में वो पेनल्टी मुझे कैसे मिलेगी, इसके लिए वो कंडीशन डाल सकते हैं। एटीएफई के अंदर आपको अपील करने के लिए 45 डेज के अंदर जाना है। ठीक है। अगर 45 डेज के अंदर नहीं जा पाए तो सफिशिएंट कॉज बता देना, तो वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। एटीएफई का जो डिसीजन पास करते हैं, एटीएफई बहुत सारी बेंचेस अपॉइंट करता है, तो एटीएफई का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसकी बेंचेस भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। मेन ये बैठते हैं न्यू दिल्ली में, और की अदर बेंचेस इंडिया की अलग अलग टेरिटरीज में हो सकती हैं। चेयरमैन होता है, मेंबर होते हैं, ये इनका ऑफिस का टर्म हो गया। तो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रीअपॉइंटमेंट के ऊपर बच्चों, ये आपको ध्यान में रख। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अच्छा अगर आप एटीएफई के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं बच्चों? आप 60 डेज के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, एक केस है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस एटीएफई। क्या था इस केस में? द ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ अनड्यू हार्डशिप the tribunal can exempt the party from making deposit while filing appeal. The court said that the word undue adds something more than just hardship. It means excessive hardship. मतलब आपको मतलब जब अपन एटीएफई में अपील करते हैं तो नीचे वाली अथॉरिटी ने जितना पेनल्टी लगाया है वो जमा कराना होता है ना, तो उस जमा कराने से आपको एग्जामेशन तभी मिल सकता है जब हम 100% सेटिस्फाइड हैं कि दैट इज कॉजिंग अ हार्डशिप, और हार्डशिप मतलब जस्ट नॉर्मली हार्डशिप नहीं, अनड्यू हार्डशिप कॉज करता है। तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तभी एटीएफई आपको एग्जाम करेगा बच्चों। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बच्चों, ये ऑफिस है बेसिकली, इसमें डायरेक्टर और दूसरे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे जो ऑफिसर्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं को अपॉइंट बोल सकती है कि तुम अपॉइंट कर लो। और पुलिस ऑफिसर्स वगैरह की भी ये मदद ले सकते हैं बच्चों अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन बच्चों, ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हेल्प ले सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बच्चों, बाकी सब तो ठीक है। कॉन्ट्रवेंशन बाय द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह लायबल होंगे और ऑफिसर्स इंचार्ज, लेकिन अगर वो प्रूव कर दें कि उन्होंने ड्यू केयर वगैरह लिया था तो उनको माफ़ी मिल जाएगी। फिर अगर आपका अमाउंट कॉन्ट्रवेंशन में जो इन्वॉल्व है वो क्वान्टिफाइबल है तो अमाउंट को कॉन्ट्रावीन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देना है बच्चों, प्रवाह पोर्टल के थ्रू। कंपाउंडिंग बच्चों, कंपाउंडिंग करना है आपको, सेटलमेंट करना है। आप नहीं चाहते कि आपके खिलाफ वो प्रोसिक्यूशन फाइल करे, पेनल्टी इम्पोज करे, तो आप सेटलमेंट करना चाहते हैं फैमा के अंदर जो आपने ऑफेंसेस वगैरह किए, आप उनको क्या करना चाहते हैं? सेटल करना चाहते हैं। तो प्रवाह पोर्टल के थ्रू आप क्या करें? एप्लीकेशन करें। खुद से कर सकते हैं स्यूमोटो, या फिर आपके पास आरबीआई ने मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रवेंशन भेजा कि बॉस तुमने ये सारे गुनाह किए हैं और अब हम तुम्हारे खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करने वाले हैं, तो जैसे ही वो आपके पास आए, ओई माँ, आप क्या करो? कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है। उसके बाद ये आपको फीस देनी है बच्चों, 10,000 रुपये प्लस जीएसटी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट और उसकी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये आपको देनी है अपने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के साथ में तुम्हारे यहाँ पे एफडीआई कितना हुआ है, ईसीबी क्या है, ओडीआई कितना किया है, एमओए, मतलब जितना भी तुम्हारा फॉरेन करेंसी में जो भी एक्सपोजर है उसकी जानकारी दो। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या तुमने एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं दी तो तुम्हारा एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया जाएगा।
विदाउट रिफंड ऑफ फीस, और अगर एप्लीकेशन हमने वापस से दिया है तो आपको, हाँ मतलब इनकम्प्लीट था तो आपने एप्लीकेशन सुधार के वापस दिया है तो आपको वापस से फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपको अपना आपका एड्रेस चेंज हो जाए तो आपको नया एड्रेस देना है अपना। उसके बाद आरबीआई ने अगर आपसे कोई जानकारी मांगी तो वो जानकारी दे दीजिए बच्चों। उसके बाद तो ये तो हो गया बच्चों, आपने एप्लीकेशन दे दिया। उसके बाद आरबीआई आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपने जानकारी दी उनको एनालिसिस करेगा। उसके बाद आरबीआई आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। जब कंपाउंडिंग करें, आपको गुनाह करके आपने फ़ायदा कितना कमाया, इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हुआ, गवर्नमेंट को लॉस कितना हुआ, आपने कितनी बार उस ऑफेंस को दोबारा किया है, आपकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है नॉन कंप्लायंस की, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन आपका व्यवहार कैसा था, क्या आप जानबूझ के गलतियां कर रहे थे फ़ायदा कमाने के लिए। इट मे बी नोटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग कितना हो सकता है, कंपाउंडिंग में अपन आपसे मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं बच्चों, जितना कॉन्ट्रावेंशन में इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स, क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी भी इतनी हो सकती है बच्चों। कंपाउंडिंग ऑर्डर नॉर्मली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए, बट मैक्सिमम जिस डेट को कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन आया है उसके 180 दिन के अंदर कंपाउंडिंग ऑर्डर पास करना चाहिए। ठीक है। अगर एप्लीकेंट बोलता है कि पर्सनल हियरिंग करना है मुझे, तो हम कोशिश करेंगे कि पर्सनल हियरिंग के दौरान आरबीआई आपको बोलेगा कि वकील वगैरह के थ्रू मत आओ, खुद ही आओ, क्योंकि वकील वगैरह आएंगे तो मैटर को तुम और कॉम्प्लेक्स कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर्सनल हियरिंग के दिन ना ही आप आए ना ही आपका वकील आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आरबीआई के पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनके आधार पे कंपाउंडिंग कर दी जाएगी। उसके बाद इफ द सेम अच्छा, कंपाउंडिंग होने के बाद तुमने 3 साल के अंदर वैसे ही गुनाह किया जिसका कंपाउंडिंग है तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। 3 साल के बाद मतलब कंपाउंडिंग करने के बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड है। 3 साल तुमने अगर वैसे ही गुनाह किया तो फिर कंपाउंडिंग नहीं होगी। 3 साल के बाद अगर तुमने वो गुनाह वापस किया तो फिर कंपाउंडिंग होगी। फिर ये बच्चों आरबीआई क्या है, ये एक बार रीड कर लेना, आरबीआई के फंक्शन वगैरह क्या है बच्चों, एंड दिस चैप्टर कम्स टू एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा। ऑनलाइन वाले बच्चों, अ, आपको नोट्स वगैरह कैसे लगे इस चैप्टर के बच्चों? हाँ जी बच्चों, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ जी बच्चों, जल्दी से एक बार चेक कर दीजिए, क्लियर है सबको? मैमा कॉन्फिडेंस आ गया? जल्दी चेक कीजिए बच्चों। ठीक है चलिए बच्चों, मैंने आपको, अच्छा ये मैंने आपको बोला था कि वो एलआरएस वाला एक पॉइंट होल्ड पे रखना, तो एलआरएस का जो बेनिफिट है वो नॉन इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैंने बोला था होल्ड पे रखना है। चलिए, क्योंकि वो फैसिलिटीज फॉर नॉन इंडिविजुअल्स था, वो एलआरएस का पार्ट नहीं है। चलिए बच्चों, सर पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे? नहीं पास्ट ईयर नहीं, अभी तो फोकस अपन कंसेप्ट पे करेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन तो पूजा अपन ने क्लास में सारे कर लिए थे, और अगर करना है तो उसके लिए अलग सेशन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। चलिए, क्लियर है बच्चों सबको?